Hello friends, my name is Akash Sanjay Kubragade. I am coordinator of Karunakar Institute of Dalit Knowledge and also I am a PhD scholar at the University at the Capital Society. For today's lecture, or you can say for today's celebration, I welcome you all. Today is a very special day for all of us because of two reasons. Our KIDK founder and our mentor and guide and philosopher, Professor Dr. Lera Karunakara Sirs, today is his birthday. So we hardly wish you sir happy birthday from all the KIDK and all the followers of you. And the second important thing, today on his birthday, we celebrate Dalit Cultural Day, which is very important day for all the Dalits of the India and who are living in abroad of too. So from many years, we are celebrating Dalit Cultural Day on his birthday. We were also we celebrated Dalit Indian Cultural Foundation Day on his birthday with our organizations. PDP is there, the PDP was there, student organization was there, our political organization was there. So on his birthday, we celebrate Dalit Cultural Day, which is very respectful and very dignified for all of us. And because of us, because of that day, we are here also celebrating this day on his birthday. So from my side, I congratulate and wish you all Dalit Cultural Day, happy Dalit Cultural Day, and also to Professor Karunakara sir, we also from our heart we wish you happy birthday with the claps. Thank you everyone. Thank you everyone. Yeah, thank you. Thanks to all of you. I also welcome Vijay. Andre, would you first Vijay, please? Vijay, hello Vijay. Vijay, are you there? हेलो। Okay. हाँ, आ, सभी को जय भीम और सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दलित कल्चर डे की सभी को शुभकामनाएं। और मैं सर को सर का परिचय देना चाहूंगा। प्रोफेसर डॉक्टर लेला करुणाकर सर दलित विचारक एवं इतिहासकार है। सर ने जेएनयू दिल्ली से पीएचडी की है और वर्ष 1997 में स्कूल ऑफ अम्बेडकर स्टडीज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय बीबीएयू लखनऊ उत्तर प्रदेश में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला है और 2005 में एसोसिएट प्रोफेसर बने। वे इतिहास विभाग के स्थापक सदस्य थे और वहाँ एमए इतिहास पाठ्यक्रम के लिए दलित इतिहास जैसे पाठ्यक्रमों का निर्माण किया है। वे 2007 तक विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे हैं। विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्य भी रहे हैं। सर बीबीओ में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 50% आरक्षण को बरकरार रखने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। जब एसटी एससी के लिए 50% आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में चुनौती दी गई थी। यह सर के अथक प्रयासों से और मजबूती से हो पाया। हम गर्व से कह सकते हैं कि प्रोफेसर लेला कारुंगना सर के कारण ही संभव हो सका। 6 दिसंबर 2000 को उन्होंने विश्वविद्यालय में दलित और आदिवासी छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए अंबेडकर यूनिवर्सिटी दलित स्टूडेंट यूनियन की स्थापना की। 6 दिसंबर 2006 को उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एससी एसटी टीचर्स एसोसिएशन की स्थापना की, जो दलित और आदिवासी शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है। इन दोनों संगठनों के संविधान की रचना भी उन्होंने की है। 2007 में कारुंगरा सर ने वर्धा महाराष्ट्र स्थित महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में बाबा साहेब अम्बेडकर सिदो कानो मुर्मू
दलित एवं जनजातीय अध्ययन केंद्र, जो पहले बाबा साहब अम्बेडकर दलित एवं आदिवासी केंद्र अध्ययन केंद्र था, जो निदेशक एवं प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला है। वे विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ कल्चर के डीन के रूप में भी 3 बार कार्य कर चुके हैं। 6 दिसंबर 2009 को वर्धा में उन्होंने पवित्र दलित परिवार की स्थापना की, जो दलित समाज में सांस्कृतिक नेतृत्व विकसित करने का प्रयास करता है। 2010 में उन्होंने मान्यवर काशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ इंगेजेड अम्बेडकरिज्म की स्थापना की, जो पीडीपी की एक पहल थी। इसके अंतर्गत पहली राष्ट्रीय सम्मेलन 14-15 अक्टूबर 2010 को नागपुर में और दूसरी 2-3 जून 2012 को लखनऊ में हुई। 26 जुलाई 2017 को उन्होंने MGHV बैकवर्ड क्लास ST SC OBC टीचर्स एसोसिएशन MGHV BCTA की स्थापना की, ताकि विश्वविद्यालय के पिछड़े वर्गों SC ST OBC के शिक्षकों का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। इसका संविधान भी उन्होंने ही लिखा है। यह तिथि उन्होंने छत्रपति छाऊ महाराज की याद में चुनी, जिन्होंने 26 जुलाई 1902 को कोल्हापुर में पहली बार 50% आरक्षण लागू किया था। 2020 में उन्होंने दलित नॉलेज नामक यूट्यूब चैनल की शुरुआत की, जिससे दलित ज्ञान को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया जा सके। 21 फरवरी 2022 को उन्होंने MGHV वर्धा में अंबेडकर स्टडी सर्कल की स्थापना की, जहां हर सप्ताह अंबेडकरी रचनाओं और भाषणों पर पठन और चर्चा होती है। यह तिथि इसलिए चुनी गई है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 21 फरवरी 1948 को भारतीय संविधान का अंतिम मसौदा तैयार किया था। वे ASC के संस्थापक एवं अध्यक्ष है। विश्वविद्यालय परिसर में अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष उनके साप्ताहिक व्याख्यानों से छात्र और शोधकर्ता लाभान्वित होते हैं। 6 दिसंबर 2022 को उन्होंने अम्बेडकराइज फॉर दलित यूनिटी नामक एक समूह की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जाति और धर्म के आधार पर विभाजित दलित समाज को एकजुट करना है। लव यूअर दलित इस आंदोलन का मुख्य विचार है। ये एक प्रचारित लेकिन सक्रिय युवा अम्बेडकरवादी समूह है, जिसमें अधिकतर उनके छात्र हैं। उन्होंने कई शोध पत्र और पुस्तकें लिखे। उनकी लिखी हुई पुस्तकों में फ्रॉम दलित टू पवित्र दलित 2018 में प्रकाशित है। हिस्ट्री ऑफ दलित आइडेंटिटी 2021 में प्रकाशित हुए, और दलित अस्मिता की सकारात्मक व्याख्या प्रस्तुत करती है। वर्तमान में स्पिरिचुअल दलित विषय पर कार्य कर रहे हैं। अपने 29 वर्षों की शैक्षणिक सेवाओं के दौरान कारुंगा सर ने कई छात्रों को मार्गदर्शन के तौर पर डॉक्टरेट की उपाधियां प्रदान की है। वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय में कार्यरत वरिष्ठ प्रोफेसर में से एक। इसी के साथ जय भीम, थैंक यू। धन्यवाद विजय। Thank you Vijay for giving his introduction. So now we are go for the main important discussion on the day. So as you all know, there was a banner which we displayed for this today's program. There was on top we write ask question to me. So there is a kind of a question answer session. So we are going to ask a question to him, and he is going to reply on it. But before that, we insist, we force, or we request him to please share his kind words with us, and after that we will go for it. So I request Professor Leela Karundakara sir on this occasion of Dalit Cultural Day, please share his view with us. Yeah, thank you very much. Thanks to all of you for greeting me on the occasion of Dalit Cultural Day, celebrated my birthday. Thank you very much to all of you. Very few in the history remembered as a contributor to the progress of the society. I am really honored by all of you that you people have given me such an importance in the history. Thank you very much. जितना लोग ज्वाइन किया अभी, इसमें क्या सारी लोग हिंदी का ही है, कोई
साउथ इंडिया का भी है। देख ली हाँ, के सर। देख के बताइए। सर मोस्टली हिंदी है और मराठी है सर। नो साउथ इंडियन सर। ठीक है, फिर पूरा प्रोग्राम हम लोग हिंदी में ही करते हैं। फिर मैं पहले सोचा था आधा इंग्लिश में आधा हिंदी में करने के लिए, बट वैसे भी विजय पोपरगढ़ ने हिंदी में ही शुरू कर लिया। मैं एक्सपेक्ट किया था कुछ इंग्लिश में करेगा, तो आधा घंटा हम लोग इंग्लिश करेगा, आधा घंटा हिंदी में करेगा। तो उन्होंने जितना भी इंट्रोड्यूस किया वो तो एक्चुअली इंग्लिश में था, ओरिजिनली इंग्लिश में उनका पास है, ही है वो किताब में है। हिस्ट्री वो दलित वर्ल्ड व्यू किताब में है, वो सारी इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब इतना मेहनत क्यों किया उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके हिंदी में इंट्रोड्यूस करना। इससे अच्छा किताब खोल दो, पढ़ो इंग्लिश में, अच्छा हो गया होता। ये नहीं हो, आई अप्रिशिएट हिम। तो कुछ कुछ नो गलत इंफॉर्मेशन दिया। मैं कुल सचिव नहीं था कभी भी, विश्वविद्यालय के में कुलपति थे, तो जिसको वाइस चांसलर कहते हैं। कुल सचिव का मतलब है रजिस्ट्रार है वो बाबू होता है, राइट। Anyhow, however, I really thankful to coordinator Vijay for introducing me such a lovely introduction. वो भी हिंदी में, सबको हिंदी लोगों को पता चलेगा। आज इस प्रोग्राम हम लोग हिंदी में ही करते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग हिंदी का ही है। मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों को, रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही कम से कम लोग इतिहास में अपना मतलब थोड़ा सा जगह बना के रखते हैं। भले मेरा दुनिया बहुत ही छोटी है, ऐसे नहीं है पूरा दुनिया हमको जानते हैं, ऐसे नहीं है। बहुत ही कम से कम लोग जानते हैं, वो भी मेरा जो स्टूडेंट लोग ज्यादातर जानते हैं। तो बट हर प्रोफेसर के लिए उनका स्टूडेंट्स ही एक शुरुआत होता है, स्टूडेंट ही उनका दुनिया होता है। बट मेरा दुनिया कुछ और ऐसा है। इस दुनिया में हमको सिर्फ एक प्रोफेसर रूप में नहीं है। यू पीपल हैव रिकॉग्नाइज्ड मी एज सम a person who deserve to be a place in the history. जो जिस व्यक्ति को आप लोग इतिहास में दे सकते हैं, तो एक जगह वो दिया। बहुत अच्छा है। इस दर सुधीर जिंदे भी है क्या इसमें? सुधीर Yes, sir, जिंदे I'm there. Yes, I'm here. सुधीर जिंदे का इतना लवली मैसेज आए थे। आई डोंट नो हाउ आई हैव टू रिएक्ट टू दैट, सॉरी, आई डोंट नो हाउ टू रेस्पॉन्ड टू दैट। इट्स अ लवली मैसेज। probably that is there in the group only, आप लोग ग्रुप में पढ़ लीजिए। and I have seen many of us, बहुत लोग इतना अच्छा अच्छा मैसेजेस भेजा। really thankful to all of you. I mean it's and you people have to judge me, whether I mean I feel that you have judged already, that is the reason you are appreciating me. वो जो आप लोग का मैसेजेस में जितना भी लोग मैसेज है, सबका मैसेज अभी मैं कहा नहीं सकते क्योंकि वो ग्रुप में आप लोग देख सकते हैं। वो मैसेजेस में इतना जेन्युइनिटी है। आई एम रियली आई मीन डिलाइटेड एंड आई एम you people have made not only my day, you people have made my life so very beautiful and wonderful, purposeful, and it really my commitment increased to more and more after seeing the trust you people have put upon me. जो भरोसा मेरे ऊपर रख के आप लोग ने ये मैसेजेस किया, तो इसको देख के मैं मेरा जो कमिटमेंट है जो समाज की तरफ हो या जो धारणा में बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो एक नया मतलब दलित धारणा को एक नया रूप देने के लिए मैं कोशिश कर रहे हैं, उसका और बेहतरीन और क्लियरली देने के लिए मैं मेरा अंदर एक ताकत आप लोग ने दिया। हम सब लोग जानते हैं, जनरली हम लोग नागपुर में हायर करके वो एक हॉल हायर करके, मोस्टली अंबेडकर भवन का हायर करके बहुत ही धूमधाम से हम लोग बहुत सालों से मना रहे थे जनरली। और दलित सांस्कृतिक रूप दिवस रूप में इसको मेरा बर्थडे को मना रहे, तो ये तो मेरे लिए बहुत ही एक व्यक्ति होके बहुत गर्व का कारण है, बट एक विचारक होके बहुत खुशी का बात इसलिए खुशी का बात है। दलित कल्चरल में और एक दिन नया दिन आ गया जिसको आप लोग प्योरली संस्कृत के ऊपर जोर देके बनाने के लिए। सो मैं मानते हैं आप सारी लोग एक ये एक दलित नॉलेज दलित कल्चरल डे का जो संस्कृति को आप लोग आगे बढ़ाएगा। हर चीज एक बूंद से ही शुरू होता है।
तो मैं बहुत ही, जब गौतम बुद्धा ने शुरू किया अपना जो सोच, अपना धारणा, अपना मिशन, 5 ही लोग था उनके पास। वो 5 ही, सारी 5 लोग ब्राह्मण था। तो हो सकता है यही कारण होगा, वो बाद में बौद्ध धर्म इतना ज्यादा बनने के बाद भी वो फिर गायब हो गया इंडिया से। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर भी अपना मिशन शुरू किया तो वो अकेले था, तो उन्होंने शुरू किया, तो धीरे धीरे एक वोशन बन गया उनका। उसके बाद घनश्याम, मानवर घनश्याम भी शुरू किया, तो वही एक ही व्यक्ति था। छोटा बच्चे लोग उनका साइकिल के पीछे घूमते रहते थे जब वो गांव जाते थे प्रचार करने के लिए, घनश्याम साहब का। तो फिर कितना बड़ा हो गया। तो हर चीज में बहुत खुशी का है, ये सभी लोगों का जो महापुरुष है जिसका नाम ले रहे, तथागत गौतम बुद्धा और बाबा साहब अम्बेडकर, मानवर घनश्याम, ये सारे लोग को जो मिशन है कम से कम लोगों से शुरू किया। बट मेरा खुशी का बात है, मैं जब मेरा शुरुआत है बहुत लोगों के साथ शुरू हुआ। सो आई एम रियली थैंकफुल। मैं जेएनयू में जो किया, जहाँ अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जो किया, और महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय में किया, मेरे साथ बहुत लोग थे। तो इसलिए ये हो सकता है, ये टाइम का प्रभाव हो सकता है आज के समय में, क्योंकि इतना महापुरुष लोग ने एक बेस बना के रखा समाज में, इसके वजह से हमको इतना ज्यादा लोग मिल गया होगा जो शुरुआत करने के लिए एक नया सोच भी, नया धारणा भी, या नया मिशन भी हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग यू पीपल हैव गिवन। अभी आता है जो टॉपिक है आज का, आस्क मी क्वेश्चन। ये क्यों रखा? जब आकाश ने हमसे पूछा सर कौन सी टॉपिक में आप करना चाहते हैं, मैं कहा था टॉपिक नहीं होगा, लेक्चर नहीं होगा, ये एक सवाल जवाब होगा। मैं आप लोग सारे, आप लोग डॉक्टर्स भी है और स्कॉलर्स भी है, हाईली एजुकेटेड है, तो पर्टिकुलरली लोगों को डर लगता है एजुकेटेड लोग के सामने बात करने का। हमको कोई डर नहीं लगता क्योंकि मैं एजुकेटेड लोग को बनाते हैं, आई एम एजुकेटर, इसलिए हमको कोई डर नहीं होगा, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं है, या कोई व्यक्ति नहीं है, या मोटिवेशनल स्पीकर है, या कोई और ये वो नहीं है। आई एम एजुकेटर, आई मेक द एजुकेटर्स। सो इसलिए सवाल पूछो कहते तो भी ज्यादातर लोग सवाल पूछ नहीं पाते हैं। सपोज आप लोग सब लोग हैं भैया, क्लासरूम में आप मैं कहूँ सवाल पूछो, कोई सवाल है तो कोई जवाब नहीं दे, अरे यार सवाल पूछने के लिए कह रहे, डर जाता है, इधर उधर देखते हैं, अपना पीछे पीछे छुप जाते हैं, किसी का पीठ के पीछे छुप जाते हैं, कहीं हमसे पूछ रहे क्या सवाल पूछने का। सवाल आपको नहीं पूछ रहे, आपका कह रहे सवाल हमको पूछो, तभी लोग नहीं पूछते हैं। मतलब सवाल पूछने का कल्चर भी हम लोग के पास नहीं है। जवाब देना अलग बात है। सपोज क्लासरूम में टीचर सवाल पूछे, प्रोफेसर सवाल पूछेगा सोच के, डर के मार के किसी के पीछे छुप जाना वो अलग बात है, क्योंकि कहाँ जवाब देना पड़ेगा सोच के। बट सवाल पूछो कहते तो भी सारी लोग सवाल नहीं पूछेगा, नहीं पूछते हैं। आप सब लोग भी जानते हैं, और सब लोग भी स्टूडेंट्स रह चुका, तो अब सब लोग, अब स्टूडेंट्स, कुछ लोग स्टूडेंट्स भी है, जब एमए पढ़ते तो अब सब लोग जानते हैं, जब सर कहेगा सवाल पूछो, गारंटी के साथ बता सकते हैं क्लासरूम का हर स्टूडेंट कभी भी सवाल नहीं पूछते हैं। पूछते हैं क्या? बोलिए आप लोग, नहीं पूछते हैं। तो सवाल पूछने का भी हिम्मत नहीं है लोगों का, जवाब देने का दूर दूर का बात है। लोग, कुछ लोग आते हैं भाषण दे देते हैं घंटा 2 घंटा, बट सवाल जवाब नहीं होते, चले जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहते हैं आप यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे दो 1 घंटा का या 2 घंटा का, जब तक वो सवाल जवाब होगा नहीं है, वो एकेडमिक लेक्चर नहीं माना जाएगा। एकेडमिक लेक्चर का जो डेफिनेशन ये होता है, लेक्चर होने के बाद जो व्यक्ति लेक्चर देते हैं, जो व्यक्ति भाषण देते हैं, उसको सवाल का जवाब का भी जगह देना है, सवाल पूछने का भी वो मौका देना है। सिर्फ विश्वविद्यालय में वो लेक्चर दिया इसके वजह से वो एकेडमिक लेक्चर नहीं हो सकता है। आप पॉलिटिकल लेक्चर देख लीजिए, जाइए पॉलिटिकल मीटिंग में भी आप लोग जाते होगा, पॉलिटिकल मीटिंग्स में देख लीजिए, लेक्चर होने के बाद उधर सवाल जवाब का होता है क्या? नहीं होता है। कोई नेता आता है, वो भाषण देते हैं, इसके बाद चले जाता है, ताली बज जाते चले जाता है, उधर कोई सवाल जवाब पूछते क्या? कोई सवाल पूछते तो कार्यकर्ता आके तुमको मुंह तोड़ देगा, अरे मेरे नेता के ऊपर सवाल पूछ रहा है कि तुम कह के। बट एकेडमिक्स में ऐसे नहीं है।
यूनिवर्सिटी में वो नेताजी आने दो या प्रोफेसर आने दो, स्कॉलर आने दो, यूनिवर्सिटी में एकेडमिक लेक्चर का आना, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी जनरली सोशल लेक्चर्स होता है। कोई नेताजी को बुलाते है, कोई रिबन कटिंग करने के लिए, वो कोई भाषण देगा या कोई मंत्री आएगा भाषण देगा, चले जाएगा, उसे कोई सवाल जवाब नहीं होता ये। तो यूनिवर्सिटी में वो लेक्चर एक सामाजिक लेक्चर कह सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल लेक्चर तो होता नहीं है, तो सामाजिक लेक्चर कह सकते हैं। भले पॉलिटिशियन लेक्चर दे बट सामाजिक लेक्चर कर सकते हैं। बट एकेडमिक लेक्चर का एक ही मात्र जो क्राइटेरिया है वो क्या है, सवाल जवाब होना। तो मैं सोचा था ये मेरा बर्थडे को आप लोग एक दलित कल्चरल डे रूप में मना रहे, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मनुष्य समाज का सभ्यता बनने का कारण क्या है, मनुष्य जब सवाल पूछने लगे, सवाल पूछने का कैपेसिटी सिर्फ पूरा दुनिया में मनुष्य के पास ही है, किसी और के पास नहीं है। इस दुनिया में बहुत जीवी है, बहुत जीवी है, एनिमल से, बर्ड से, बहुत जीवी है। आसमान में भी है, पानी में भी है, समुद्र में भी है, जमीन में भी है, जमीन के नीचे भी है, जीवी बहुत है। बट सवाल पूछने का मतलब सोचने का जो ताकत है सिर्फ मनुष्य के पास है, और मनुष्य सोचते हैं इसलिए वो सवाल पूछते हैं। बिना सवाल पूछ के इतिहास नहीं बन पाते हैं। जितना भी इतिहास में बेहतरीन आज जिंदगी हम लोग जी रहे, बहुत लोग कहते हैं चलो पीछे, कोई युग का नाम लेते चलो पीछे युग का। अरे भैया चलो पीछे क्या होता है, पीछे गई तो तुमको सबसे इंपॉर्टेंट आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो बाकी आगे आ जाओगी पीछे को छोड़ के। जिस रफ्तार से तुम पीछे गए ना उसके डबल रफ्तार से फिर वापस आ जाओगी आज के समय का। क्यों? पीछे के समय में सबसे इंपॉर्टेंट क्या जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी, वो नहीं मिलेगा। तो ये सब कैसे बन गया, सवाल पूछा। न्यूटन का पहले भी एप्पल नीचे गिर रहे थे कि नहीं? फिर न्यूटन ने सवाल पूछा, इसलिए समझ में आ गया व्हाई एप्पल इज फॉलिंग डाउन। यू अंडरस्टैंड? तो सवाल पूछना इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये आपको ये बताना चाहता है, इतना आसान नहीं है किसी व्यक्ति को इतिहास में एक जगह बना के रखना। वो जगह आप लोग हमको दे रहे। मेरा बर्थडे को आप लोग दलित कल्चरल डे मना के, वो ऐसे नहीं लगना है कोई नेताजी है उसका जो फॉलोअर्स है उनका कार्यकर्ता लोग है, नेताजी का दिवस जन्मदिन को वो लोग कुछ मना रहे, ऐसे बहुत जगह होता है। ऐसे नहीं होना है। मेरा जन्मदिन आप लोग दलित कल्चरल डे नाम से मनाने का बहुत सालों से मना रहे, तो उसका क्रेडिबिलिटी भी एक चीज होना है। क्रेडिबिलिटी होना है कि नहीं? वरना तुम किसी को कहते तो हंसेगा, अच्छा अब ये कारुण्यकर सर नेता बन रहे क्या, कहेगा। क्योंकि नेता लोग ये करते ना, मेरा दिवस वैसे बनाओ वैसे बनाओ कहते। मैं तो कभी नहीं कहा था, ये आइडिया आप लोगों से आया, आप ही लोग मनाते हैं इतना सालों से। मैं मना इसलिए नहीं किया क्योंकि वी डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि इतिहास ऐसे ही बनते हैं, इतिहास ऐसे ही बनते हैं, नया नया कल्चर ऐसे ही बनते हैं। पहले ट्रेडिशन बनते हैं, वो ट्रेडिशन कल्चर रूप में परिवर्तन हो जाता है। जब उस ट्रेडिशन को तुम कंटिन्यूसली फॉलो करेगा तो परिवर्तन बन जाता है। दलित संस्कृत दिवस तुम कंटिन्यूसली कर रहे हो तो वो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन फिर संस्कृत बन जाता है। तो कल्चर इज नथिंग बट कांस्टेंट फॉलो अप ऑफ द ट्रेडिशन। कॉन्स्टेंटली ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे तो वो वही कल्चर है। व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर? कल्चर इज नथिंग बट constant follow up of tradition, constantly, continuously celebrating the tradition is a culture. Continuously celebrating the tradition is a culture. तो दलित कल्चरल डे कंटिन्यूसली सेलिब्रेट करते तो वही वो ट्रेडिशन ही वो नया ट्रेडिशन पैदा हुआ दलित कल्चरल डे के नाम से। इट डजंट मैटर हाउ मेनी पीपल सेलिब्रेट इट, हाउ लॉन्ग इट विल बी सेलिब्रेटेड, whether many people are accepting it or not accepting it. मैं एक इतिहासकार हूं, आई एम बीइंग ए हिस्टोरियन, आई नो आइडिया पैदा होना ही सालों साल लगता है इतिहास में। बस एक बार आइडिया पैदा हो गया वो कभी खत्म नहीं होता, ये उसको कोई माने ना माने आइडिया रहते ही।
कहीं ना कहीं रह जाता है, किताबों में रह जाता है, बातों में रह जाता है, कोई माने ना माने, बट मेरे लिए खुशी की बात है लोग मान रहे। बट सिर्फ मानने से नहीं है, उसका एक जस्टिफिकेशन भी होना है। वो जस्टिफिकेशन एक हिस्टोरिकल जस्टिफिकेशन होना है। वाई, क्यों कारुण्यकर प्रोफेसर कारुण्यकर का बर्थडे को वाई शुड वी सेलिब्रेट एज ए दलित कल्चरल डे, दलित कल्चरल रूप में क्यों मनाना है? तो उसके जवाब आप ही लोग ढूंढ लिया, इतना सालों से हम लोग बहुत बार डिस्कस किया। वो क्या है? बिकॉज दलित कल्चर का एक पॉजिटिव नैरेटिव बना के मैं आप लोगों के सामने लेके आया। कल्चरल अम्बेडकरिज्म नाम से एक लेके आया, और उसी को मैं न्यूक्लियस ऑफ द दलित कल्चर कहते हैं। कल्चरल अम्बेडकरिज्म, जनरल अंबेडकर को हम लोग हर तरीके से मानते हैं, कल्चरल अम्बेडकरिज्म को न्यूक्लियस रूप में हम लोग दलित कल्चर मानते हैं। तो इस तरह कल्चर के ऊपर जोर देके एक सेपरेट कल्चर होना, एक डिफरेंट कल्चर होना, वो भी हिस्टोरिकल रूट्स होना, वो भी यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी होना, यूनिवर्सल वैल्यूज होना उस कल्चर में, वही कल्चर दलित इंडियन कल्चर कह के मैं आई हैव theorized it. Since I have theorized the Dalit culture, that's why you people are, since I am a pioneer in that, that's why you people are no made it my birthday as a Dalit cultural day. So मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहे, एक बार और रिवाइज करने के लिए, why it is being celebrated, that's the one point. Now ask me question, इसलिए कह रहे क्वेश्चन, सवाल कोई पूछने के लिए कहते नहीं है, सवाल पूछते हैं। पहले सवाल पूछते भी नहीं है, अब पूछते तो भी जवाब देने के कोई तैयार नहीं होता है। तो दिस डे, लेट्स दिस डे सेलिब्रेट वेरी वेरी डिफरेंटली, इनोवेटिवली एंड करेजियसली एंड कॉन्फिडेंटली दैट Dalit Cultural Day we celebrated as asking a question to the founder of the Dalit Cultural Theory. जो दलित कल्चरल थ्योरी हमने बनाया, उस थ्योरी को सेलिब्रेट करते हुए आप लोग दलित कल्चरल डे रूप में मेरा बर्थडे को आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सवाल इतना तक नहीं रुकना है, उसका क्रेडिबिलिटी भी देना है। इसलिए मैं कह रहा आस्क मी क्वेश्चन। मैं जानते ही है, I had never come across any meeting with the title Ask Me Question. मैं अभी तक कहीं देखा नहीं है कोई मीटिंग या कोई लेक्चर किसी टॉपिक को बगल में रख के सवाल पूछो कह के हेडलाइन रख के टॉपिक रख के कोई मीटिंग रखा हो। शायद मेरा नॉलेज में ये पहली है। आप लोग के नॉलेज में होता तो बता दीजिए। सो इट इज वेरी वेरी डिफरेंट एंड very very authentic, very very authentic to make it this cultural day, Dalit culture, very authentic and different and unique. This day let's make it as a ask me question. Yeah, this is what I want to say. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. So, as you know, what is the purpose of today's program, today's lecture, or today's Ask Me question? So, it's an important that if we are living a culture, so we have to be engaged with it. So, our cultural engagement is asking questions to the society, to the world, and the things which is around us. So, in that chain, our founder, Professor Karunagara sir, also want to engage with such kind of a cultural activity with us. So that's why he proposed ask me question thing in our lecture, in our session. So I request those who are interested to ask question related to the culture. So please go ahead, ask question. Sir, may I ask a question? Sir, Yeah, you people could ask English and Hindi, any language, no problem. But remember, if you ask question in English, the answer will be in English. If you ask question in Hindi, the answer will be Hindi. सारे लोग हिंदी का लोग है, बेहतर है हिंदी में ही पूछ लीजिए क्योंकि रिकॉर्ड हो रहे, सो एटलीस्ट हिंदी वाला लोग देखेगा। sir, I wish you happy birthday, sir. या थैंक यू वेरी मच। सर, मेरे मन में एक क्वेश्चन है।
एक्चुअली कुछ दिन पहले ना सर एक जापान के भंते जी आए थे बिहार में, यहाँ पे शांति स्तूप में। तो हमने उनको खाने पे इनवाइट किया था सर। तो फिर उन्होंने क्या किया था कि वो बोल रहे थे कि खाना हमने उनको खाना परोसा। तो वो बोल रहे थे कि पहले आप मतलब बुद्धा के सामने आप रखिए प्लेट बना के। तो मैं एकदम शॉक हो गई थी सर कि ये जापान से आए हैं और वहाँ पे ये कल्चर मतलब क्यों। तो हमने उनको क्वेश्चन भी पूछा, बट उनको उतना हिंदी नहीं आता था, वो जापानीज में कुछ कुछ बोल रहे थे, बट मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं आपसे उसका आंसर चाहती हूँ सर कि वहाँ पे ऐसा कल्चर क्यों है। Sir, your mic is on. He is a Japanese monk, right? Yes, sir. Japanese monk. So he asked you to keep the plate in front of the And the Buddha Buddha statue. statue. Huh? Yes, sir. So after that, we want to eat it, right? Yeah. या फाइन। जापानीज बनते ने आपका घर जब आए थे खाना के लिए, उन्होंने कहा था प्लेट पहले बुद्ध का मूर्ति के सामने रखो, उसके बाद ही मैं खाऊंगा, इसे कहा था, राइट? Yes, सिर्फ रखने के लिए कहा था, रख के बस उनको देना है, या कुछ कुछ और भी करने के लिए कहा था? नहीं सर, वो प्लेट तो वही रही। उन्होंने दूसरी प्लेट में खाना खाया, बट वो प्लेट वही रही। तो उस प्लेट में जो रखा वो कौन का है? हमने खा लिया सर, फिर बाद में वेस्ट क्यों करेंगे। फिर प्लेट उधर रखने के लिए क्यों कहा था? मुझे वही समझ नहीं। तो वो बता भी रहे थे हमें कुछ, बट उनकी लैंग्वेज आई डिडंट अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज, सो दैट्स व्हाई ही गिव मी आंसर प्रॉपर्ली, but I didn't understand the reason behind it. Why Right, they right, tell me right. that such type of Right. because Yeah, I'll give you answer. Okay, fine. Smita, I'll give you answer. मैं Okay, आंसर sir. दूंगा। क्या होता है, ज्यादातर सवाल है ना मिलजुल क्या होता है, क्योंकि मैं ब्रॉडर लेवल में देखा 2-3 क्वेश्चंस लेने दो। इसी तरह कोई रिलीजियन कल्चर के ऊपर सवाल पूछना चाहते, कोई बुद्धिस्ट कल्चर के ऊपर सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, या कोई रिलेटेड रिलीजन का सवाल पूछना था, धर्म का और बुद्ध का रिलेटेड कोई सवाल पूछ दे दीजिए। सारी सवालों का एक जवाब मैं रिलेट करके मैं दे दूंगा, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, मोर और लेस सेम हो जाता है फिर आंसर्स, राइट? या एनीबॉडी? अभी स्मिता ने एक थीम लेके आ गया बुद्धिज्म का, धर्म का, तो इसको लेके कोई सवाल पूछना चाहते आप लोग पूछ लीजिए। सर मैं भी, हेलो। हाँ सर मेरा भी एक सवाल नहीं है। आप कौन है? आप कौन है? आई एम दर्शना मेश्राम सर। डॉक्टर है क्या नहीं है? यस सर। तो बताते आई क्यों एम नहीं है? डॉक्टर दर्शना मेश्राम। ओके, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू वेरी मच। अब सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा सवाल नहीं है सर। अभी कल्चर पर थोड़ा स्मिता ने बताया तो मैं इस पर ही बोलूंगी सर। मैंने एक भंते जी को जो थाईलैंड से थे, उनका कल्चर अलग था। होता यह है कि जब भी कोई भंते जी आता है तो जो भी हम उसको दान देते हैं या कुछ खाना तो हम ही देते हैं, हम ही बनाते हैं। लेकिन जो भंते जी आए थे थाईलैंड से, तो उन्होंने ही बनाया था, जो भी उनका उधर का जो पकवान था उन्होंने ही सबको सर्व किया था। मतलब ये भी एक कल्चर मुझे नया दिखा था सर भंते जी के अंदर, मतलब थाईलैंड में। तो उन्होंने आपका घर आके खाना खुद पकाया? हाँ सर। अपने लिए? सिर्फ अपने लिए? नहीं सर, सभी के लिए जो आए थे वहां पे, सभी के लिए। और उन्होंने सभी को एक लाइन में बिठाया और उन्होंने सर्व किया। अब फाइन, हो सकता है उनको इच्छा होगा कुकिंग करके सबको देने का, तो क्योंकि तो स्मिता को तो समझ में आ रही है समथिंग रिलेटेड टू रिलीजन, तो बिलीफ सिस्टम। आपका विषय में जो आया, उन्होंने आपका घर आया, तो क्या जब आपने उनको डिनर के लिए बुलाया या खाना के लिए बुलाया तो खाना पका के रखा नहीं क्या? नहीं सर, उन्होंने मतलब जो भी विधि होती है ना सर, परित्राण पाठ। नहीं, विधि के बारे में नहीं बात कर रहे। उनको जब खाने के लिए आपने बुलाया तो आप खाना पहले बना के रखा या नहीं है, पहले बताइए।
नहीं सर, उनकी इच्छा थी कि उनके इधर जो बनता है तो वो उन्होंने बनाकर सभी को खिलाया। तो आपने पहले बना के रखा नहीं, वो पहले नहीं। कहा था कि आपको बना के मत हाँ, रखो करके? उन्होंने कहा था, लेकिन उनको भी खाना इधर का भी दिया था, लेकिन उन्होंने भी अपने इधर का बनाया था सर। तो आप दिया हुआ खाना वो खाया? हाँ सर, लेकिन उस टाइम पे नहीं सर। हाँ। ओके, किसी एक प्रोग्राम में बुलाया क्या? हाँ सर, प्रोग्राम था तो क्या घर में कुछ प्रोग्राम है? नहीं सर। ठीक है, मतलब कोई भी सब घर। प्रोग्राम है, एक पर्सनल प्रोग्राम में उनको बुलाया। हाँ स्मिता, हाँ, आप भी पर्सनल। प्रोग्राम में बुलाया, राइट? हाँ हाँ। डॉक्टर स्मिता। कभी वो साइड के भी आते हैं ना सर, जब प्रोग्राम होता है तो जब परित्राण पाठ होता है तो हाँ सभी हाँ, राइट। बुद्धिस्ट लोग आते हैं सर घर में। ठीक है, ओके फाइन, ओके। हाँ, नेक्स्ट प्रोग्राम क्वेश्चन नागपुर में प्लीज। था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Sir, may I ask you a question, sir? इसी के रिलेटेड होना है, बुद्धिज्म का, रिलीजन का, उसी के रिलेटेड। हाँ, I'm Dr. Kiran Kumre, Assistant Professor, Center for Dalit and Tribal Studies, Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya. First thing, sir, many happy return of the day. थैंक यू वेरी मच। आपको क्वेश्चन बताइए। Question. पूछते हैं, ईश्वर है या नहीं? क्या रिपीट करना ही समय की बर्बादी है। लेकिन आज के समय में अगर हम देखते हैं बुद्धिज्म को लेकर, तो गौतम बुद्धा को ही भगवान के रूप में वो पूजने लगे हैं। कहीं ना कहीं उसी में बुद्धिस्ट लोग उसमें आस्था देखते हैं, भगवान के रूप में पूजते हैं। ये भी मैंने समाज के भीतर देखा। आपका सवाल क्या है, बताइए, सवाल क्या है? सर, आनंद ने जो गौतम बुद्धा से प्रश्न पूछा था, ईश्वर है या नहीं? नहीं, ठीक है, आपको मेरे से क्या सवाल है? वो आनंद का सवाल है, बुद्ध का। आप मेरे से क्या सवाल है? मैं यही आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ सर, कि बुद्ध ने उस समय ऐसे क्यों कहा कि इस समय में इसके बारे में बात करना ही समय की बर्बादी है, ऐसे क्यों कहा सर? वो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। ठीक है, नेक्स्ट। सो हम लोग एक काम करते हैं, ओके फाइन, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर, दूसरा है मेरा सर। हाँ, या नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर, जय भीम सर, शलोम सर, गुड जय आफ्टरनून। भीम, शलोम, गुड इवनिंग। मैं सबसे पहले तो सर आपको जन्मदिन की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सर। मैं Thank you. डॉक्टर राकेश सिंह फकलिया, सहायक प्रोफेसर, थैंक यू। ओके। सर, मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, एक जिज्ञासा है सर, कि जो दलित कल्चरल डे है, हम हर साल आपके जन्मदिन पे मनाते हैं, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो 2-3 अभी हुए हैं। तो सर, जब से हम आपके संपर्क में आए हैं, तो एक दलित कल्चर के बारे में सबसे पहले सुना और उसको जानने की कोशिश किया, और धीरे धीरे अब समाज, जब क्योंकि मैं वर्धा में आया सर, मैं आपके साथ में लखनऊ में भी था, तो वो रूप मैंने नहीं देखा था। लेकिन दलित कल्चर जो सांस्कृतिक जो आप बोलते हैं, कुछ महाराष्ट्र में शादी है या उसका कल्चर थोड़ा सा दिखाई देता है। लेकिन जब हम सर उनको आपके भाषा में या आपके विचार के द्वारा दलित सांस्कृतिक दिवस के बारे में उनको बताने की कोशिश करते हैं, तो उस समय तो हाँ बहुत अच्छा है बोलते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते अधिकतर समाज। या फिर हम लोग कोई पढ़े लिखे ग्रुप डिस्कशन करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो उसमें से कुछ लोग भी कहते हैं कि नहीं, ये तो ऐसा कुछ नहीं है, सब चलता है समय के अनुसार से, जो भी है वो चलते रहता है। सवाल पूछ लीजिए, आपका सवाल क्या है? नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर, जो सांस्कृतिक दिवस आपका जो है, जो दलित कल्चरल, पूर्ण रूप से सर लोग एकदम से अडॉप्ट कर नहीं पा रहे हैं, तो उनको सर समाज को ऐसा हमको आप क्या बताना चाहेंगे जो कि सर उसको धीरे धीरे मतलब एडॉप्शन में ले सर, ये चीज सर एडॉप्शन। तो आपको कहना है कल लोग क्यों
वो तुरंत उसको मानते नहीं, यही है हाँ सर, ना? पूर्ण रूप से क्यों सहमत नहीं होते हैं सर? ओके फाइन। जी Sir, Mukul this side. या प्लीज Yeah, कैरी Devil कैरी। sir. Devil, Wish you a happy birthday, sir. Yeah, My thank question you. is that just I want to ask you, just like we celebrate many festivals, worldwide and internationally as well. So there is a tagline. So what do you think on the tagline? Every year we have to celebrate Dalit Cultural Day. So is there should be a tagline for the celebration or what? That is my question. ओके या नेक्स्ट। Sir, hello. Sir, I have one query. What is, Yeah. sir, culture and what is Dalitism? What is the difference? व्हाट? Pardon me? Dalit culture and what is Dalitism? What is the differences? ओके नेक्स्ट नेक्स्ट। सर सबसे पहले तो सर आपको हम सब ही की ओर से जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मेरा नाम शशिकांत है और मैं शोधार्थी हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ सर। मेरा सर थोड़ा हटके सवाल है सर, थोड़ा इस टॉपिक से, बुद्धिज्म से, और जिस बारे में मैडम ने पूछा, तो सर मैं So then can I answer all these questions? Then we'll come back to your theme ही अलग है क्या? रिलीजियन से, बुद्धा से, गॉड से अलग है क्या आपका थीम? यस सर, यस सर। कोई और पूछना है क्या ये रिलेटेड क्वेश्चंस? राइट, ठीक है, मैं इसका जवाब दे देते हैं फिर आपका आ जाते हैं। राइट, यस सर। राइट। सो सभी लोग अपना माइक्स म्यूट कर लीजिए so that there won't be any disturbance. Yeah, the first question, डॉक्टर स्मिता ने एक सवाल पूछा था, जापानीज मॉन्क प्लेट का पहले खाना, वो जब उनको घर को बुलाया था, वो जापानीज मॉन्क को, वो बनते जी उनका घर आए थे, डॉक्टर स्मिता का घर किसी और प्रोग्राम होने के बाद उनको खाना जब दे रहे थे, उन्होंने कहा था पहले गौतम बुद्ध का मूर्ति के सामने रखो, कह के वो प्लेट उधर रखा और दूसरी प्लेट लेके फिर खाया। ये हम लोग ब्राह्मण संस्कृति में भी एक देखते हैं, ब्राह्मण संस्कृति में मूर्ति पूजा होता है, तो ये मूर्ति पूजा का एक संस्कृति यही है, मूर्ति को पहले इंपॉर्टेंस देना है। तो मूर्ति को भगवान मानते हैं तो ब्राह्मण संस्कृति में, तो इसलिए ब्राह्मण संस्कृति में लोग पहले खाना खाने के पहले कुछ खाना जो भगवान का मूर्ति होता है उसके सामने रखते हैं और पूजा करते हैं, इसके बाद जो दूसरी प्लेट में वो लोग खाते हैं। तो ये जापानीज से आने के बाद भी ये इन्होंने ये इंसिस्ट किया। तो इसका मुख्य कारण क्या है? ये महायाना बुद्धिज्म का जो ट्रेंड है, महायाना बुद्धिज्म बेसिकली उसका लिटरेचर आपको संस्कृत में मिलते हैं, पाली में नहीं है। महायाना बुद्धिज्म आपको संस्कृत में होते, पाली में नहीं है। थेरवाद बुद्धिज्म जो गौतम बुद्ध के बाद जो शुरू हुआ, बुद्धिज्म का जो परंपरा है वो थेरवाद बुद्धिज्म है, जिसमें बुद्ध का मूर्ति को वो लोग पूजा नहीं करते हैं, बुद्ध का पैर को करते हैं, हाथ को करते हैं। कभी को कुछ जगह में आपको पैर दिखते हैं, पैर ऐसे, सिर्फ हाथ दिखते हैं कैसे, राइट? तो ये सिंबल्स है। तो हीनयाना में, मतलब थेरवादा, जिसको हीनयाना भी कहते हैं, थेरवाद बौद्ध परंपरा में बुद्ध का चेहरा और उस मूर्ति को पूजा नहीं करते हैं, बुद्ध का सिर्फ सिंबल्स को पूजा करते हैं, बुद्ध का हाथ को, बुद्ध का पैर को, it's like that, right? And महायाना और थेरयाना का जो उनका जो पूरा लिटरेचर है वो थेरवाद का पूरा लिटरेचर है, वो पाली लिटरेचर है। बाद में महायाना परंपरा पैदा हुआ, तो महायाना परंपरा संस्कृत लिटरेचर शुरू हुआ, संस्कृत लिटरेचर से शुरू किया।
महायान परंपरा में संस्कृत लिटरेचर है, पूरा महायान परंपरा का सभी लिटरेचर संस्कृत भाषा में मिलते हैं। अर्थात ज्यादा ब्राह्मण परंपरा का असर महायान बौद्ध परंपरा में देख सकते हैं। और जितना भी जो जापान एक महायान बौद्ध परंपरा साथ जापान का जो बौद्ध परंपरा वो महायान बौद्ध परंपरा का है। तो इसलिए जापान में भी यह संस्कृति डेवलप हुआ। अब आता है एक जनरल आंसर, वो क्या है? मूर्ति पूजा, वो गौतम बुद्धा हो या कोई भी हो, जब मूर्ति पूजा करोगी, मूर्ति को इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरत होता है, क्योंकि मूर्ति को इंपॉर्टेंस देके लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हैं। इसलिए पहले वो मूर्ति को आपको खाना खिलाना, जैसे मूर्ति खाते हैं, मूर्ति तो खाए कि नहीं है, फिर भी मूर्ति को खाना रखना, ये होता है। मूर्ति नहीं है, जब मूर्ति ही नहीं है तो फिर खाना किसको रखोगे? पहले रखोगे नहीं है। तो मूर्ति की पूजा की वजह से व्यक्ति पूजा डेवलप होता है। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा की वजह से व्यक्ति पूजा वो महायान परंपरा से हुआ था। अब आता है दूसरी, थाईलैंड मॉन्क ने, दर्शना ने कहा था, थाईलैंड मॉन्क फूड अपना खुद बना के दिया। अगेन ब्राह्मण को कोई बुलाया, ब्राह्मण परंपरा में ब्राह्मण जो पंडित आते हैं उनको, या पुराने जमाने में क्या है, अभी तो शादी में कौन कुक करते पता नहीं चलता है, पुराने जमाने क्या है, कुक भी ब्राह्मणी होता है, कुक भी ब्राह्मणी होता है शादी में। तभी वो जो पंडित आता है, पुजारी आता है शादी करवाने के लिए ब्राह्मण सांस्कृतिक परंपरा में, तभी वो खाएगा। उस परंपरा से पैदा हुआ खुद बना के खुद खाना, उसका एक डाइल्यूटेड परंपरा होगा ये, जो बौद्ध परंपरा में थाईलैंड का जो दिखा रहे। अगेन थाईलैंड भी आपको महायान संस्कृत भाषा का परंपरा ही से बना हुआ बुद्ध परंपरा है। तो ब्राह्मण सांस्कृतिक परंपरा अलग अलग रूप में आपको बौद्ध परंपरा में, महायान बौद्ध परंपरा में आपको दिखते हैं। जापान हो, थाईलैंड हो, ये सारी महायान संस्कृत भाषा का परंपरा है। आप अब आता ये हो गया डॉक्टर स्मिता का, डॉक्टर दर्शना का सवाल, क्वेश्चन। अब आता है डॉक्टर किरण का सवाल, गॉड का बारे में बुद्ध ने क्यों ऐसे कहा था? ये समय का व्यर्थ है, समय व्यर्थ करना है, ईश्वर है ये नहीं है चर्चा करना। इसलिए कहा था क्योंकि ईश्वर है ये कोई प्रूव नहीं कर सकते, ईश्वर नहीं है ये भी प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो ये बात चलते रहते हैं। जब से मनुष्य ईश्वर को मानने लगा तभी फायदा हुआ ईश्वर नहीं कहना भी है। तो ये मत सोचिए ईश्वर नहीं कहना कोई आधुनिक सोच है, ऐसा नहीं है। ईश्वर नहीं कहना ये कहने वाला ये सोच है, ईश्वर नहीं जो नास्तिक सोच है, कोई आधुनिक वाला नहीं है। प्राचीन युग से जब से मनुष्य ईश्वर को मानने लगा तब से कुछ मनुष्य लोग ईश्वर को भी नहीं मानने लगा, सवाल पूछने लगा कहाँ है ईश्वर। तो ईश्वर है या ईश्वर है ये, ईश्वर नहीं है, ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही साथ पैदा हुआ सोच है मानव समाज में। हमारा भारतीय इतिहास में चारवाक लोग को देख लीजिए, चारवाक का दार्शनिक परंपरा जो बौद्ध परंपरा से पहले पैदा हुआ चारवाक का। तो चारवाक लोगों को मेटेरियलिस्ट लोग को कहते हैं, जो दिखते हैं वही मानना है कहते हैं चारवाक लोग। तो चारवाक लोगों का फिलॉसफी में जो दिखेगा वही मानना है, जो नहीं दिखेगा उसको नहीं मानना है। तो बुद्ध का पहले ही पैदा हुआ ये ईश्वर को नहीं नकारना।
गौतम बुद्ध ने ईश्वर नहीं कहने का विषय में ज्यादा जोर ना दे के एथिक्स में, मोरालिटी के ऊपर, नैतिक जीवन विधान के ऊपर ज्यादा जोर दिया। इच्छा को कैसे कंट्रोल करना है, जैसे अष्टांगिक मार्ग है, पंचशील अष्टांगिक मार्ग, उस मार्ग में करने तो आपको निर्वाण मिलेगा। बुद्ध बौद्धिक बनना मतलब एनलाइटेंड, ज्ञान संपार्जन करना, तो उसके लिए वो मिडिल पाथ अपनाया। और इसको हम लोग और थोड़ा आगे ले चलते तो ईश्वर है या नहीं है, इसको और हम थोड़ा और बुद्ध को हटके हम लोग एक जनरलाइज्ड वे में बात करना चाहते तो यही मैं बताना चाहता ईश्वर के बारे में। ईश्वर है या नहीं, ईश्वर है कोई नहीं प्रूव कर सकते, ईश्वर नहीं ये भी प्रूव नहीं कर सकते। आप ये सवाल पूछ सकते हैं हमसे, सर जो है नहीं है उसको कैसे प्रूव करें? सर आप कह रहे हैं ईश्वर नहीं ये भी प्रूव नहीं कर सकते, आप कह रहे तो जो चीज है नहीं है उसका कैसे प्रूव करें? आप एक सवाल पूछ सकते हैं, उसी सवाल में ही जवाब है। नहीं कहने के लिए प्रूफ होना भी है, नहीं कहने के लिए भी प्रूफ होना है। आप नहीं कहने का कैसे आप उतना तक आया, विश्वास कैसे कर रहे नहीं का? जो ईश्वर को मानते हैं उसको कहते हैं दिखाओ, वही नहीं दिखा पा रहे इसलिए तुम नहीं मानोगी। ईश्वर को नहीं मानना ही एक तरीके का ये भी एक बिलीफ है, एक विश्वास है, क्योंकि उसमें भी आप प्रूफ नहीं कर सकते ये ईश्वर नहीं है। रेशनैलिटी के हिसाब से चलते तो आपको लगता है ईश्वर नहीं है, रेशनैलिटी रीजन का, बट हर चीज रीजन से नहीं चलते ये ह्यूमन लाइफ में। एक सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं ना, सर जब ईश्वर है ये सोच पैदा हुआ, उसी का सामने ईश्वर नहीं का सोच भी पैदा हुआ, फिर इतना सालों से मतलब शुरुआत से लेके अभी तक यही लड़ाई चलते रह रहे मानव समाज में। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर है, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है। मैं धर्म के बारे में नहीं बात कर रहे, इस बीच में धर्म अलग है। धर्म क्या है? ईश्वर को लेके एक इंस्टीट्यूशन है वो धर्म, फिर उसमें बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस ये वो सब कुछ, धार्मिक ग्रंथ ये सब होता है। मैं सिर्फ ईश्वर का बिलीव का, गॉड का बिलीव का कॉन्सेप्ट को लेके ही बात कर रहे, धर्म का नहीं बात कर रहे इधर। क्यों लोग ईश्वर को मानते हैं? और आपको पता है जब से पैदा हुआ ईश्वर नहीं है, तब से लेके अभी तक ईश्वर नहीं कहने वाला कम से कम लोग हैं दुनिया में। बहुत साइंटिफिक रेवोल्यूशंस आया। आपको यह भी बताऊं, ईश्वर नहीं कहने वाला जो सोच को साइंस को आधार पर, टेक्नोलॉजी का आधार पर लोगों के सामने लेकर आया, वो अमेरिका है या यूरोप है। यूरोप एंड अमेरिकन है, वेस्टर्न कल्चर है, बट सबसे ज्यादा ईश्वर को मानने वाला लोग दुनिया में वही लोग हैं। यूरोप एंड अमेरिका का जो इतिहास देखते तो सबसे ज्यादा ईश्वर को मानने वाला समाज आपको यूरोप में, अमेरिका में मिलता ही है। और वही लोग ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी बनाया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बनाया। पूरा दुनिया को आज मनुष्य आराम से रह सकते हैं, कंफर्ट से रह सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो लोग ने दिया। और ईश्वर नहीं है उसका फिलॉसफी सबसे ज्यादा वो लोग ने डेवलप किया, जो मॉडर्न फिलॉसफी के बारे में बात कर रहे हैं। भले हम लोग पास गोल्डन डेज में चारवाका जैसे फिलॉसफी है, बट मॉडर्न फिलॉसफी में आप लोग को इस मीटिंग में बहुत सोशलॉजिस्ट लोग भी है, सोशियोलॉजी का लोग भी है, बहुत अरिस्टोटल को पढ़ा होगा, प्लेटो को पढ़ा होगा, पॉलिटिकल साइंस का लोग भी है इधर, रूसो को पढ़ा होगा, कार्ल मार्क्स को पढ़ा होगा, अंबेडकर को तो हम सब लोग पढ़ा, गौतम बुद्धा को पढ़ा किया। बट सवाल हम लोग का, हमेशा हम लोग कहते हैं ईश्वर नहीं, ईश्वर नहीं है, बट सवाल पूछना है अपना आपको क्या है? ईश्वर नहीं का सोच है, प्राचीन युग से ही मनुष्य ने ये सवाल पूछ रहे, ईश्वर होते तो दिखा दो, नहीं तो ईश्वर नहीं मानूंगा।
ये बुद्ध पैदा होने के पहले ही चारवाक लोग ने बात किया। और मॉडर्न वर्ल्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जो यूरोप में, तब से लेके जो एनलाइटनमेंट का जो एज था, उसी समय से ईश्वर नहीं का जो बात है सबसे बड़ा रूप में लोगों को दुनिया के सामने आए थे। ये वेस्टर्न थिंकर्स ने रखा था, वहां ही पैदा हुआ। ईश्वर को मानना और राजनीति को दोनों अलग अलग करना, डिविजन बिटवीन द स्टेट एंड द फेथ, वहां सेक्युलरिज्म पैदा हुआ। लीगली फिलॉसफी से एक कानून के रूप में आया, धर्म को और राजनीति से दूर रखना है, इसको सेक्युलरिज्म कहते हैं। बट सवाल ये है, मुख्य सवाल ये पूछना है अपना आपको क्या है, ईश्वर नहीं कह के इतना सालों से आ रहे ये सोच है, फिर भी दुनिया में क्यों कम से कम लोग ही ईश्वर नहीं कहते हैं? और उन लोग में भी ज्यादातर लोग पब्लिक में ईश्वर नहीं कहते हैं, पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं ईश्वर को मान लेते हैं। मैं आप लोग जाके किसी और का दुनिया किसी को पकड़ने के लिए नहीं कह रहे, उनको घर में जाके तो मान रहे कि नहीं है, घर में कौन सी फोटो रखा है, ये नहीं कर रहे। अपना आप में ही देख लो, मैं कह रहे अपना आप में ही देख लो। और मोस्टली क्या होता है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया लाइफ में, ईश्वर को मानना शुरू करते हैं। वो जब ये जवान था, यंग था, शादीशुदा नहीं था, झूमने वाला दुनिया था, और पेरेंट्स का पैसा देते थे तो उनको समझ नहीं आता क्या करना। उस जमाने में वो बहुत ही क्रिटिकली बात करेगा, रेशनली बात करेगा। एक बार शादी हो गया, बच्चा पैदा हो गया, धीरे 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 ईश्वर कहाँ है ढूंढने लगेगा। और दूसरी, ईश्वर को नहीं मानने वाला दो तरीके लोग हैं। हम जनरली क्या बात करते हैं, ईश्वर को मानने वाले लोग के बारे में बात कर लेते हैं। मैं आज आप लोगों से ईश्वर नहीं मानने वाले लोग के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर को मानने वाले लोग को हम लोग आराम से क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि प्रूफ वो लोग नहीं दे पाएगा। हम लोग को प्रूफ दिखाने को जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वो कुछ दिखा रहे तो ना, तभी हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं। वो नहीं दिखाएगा ईश्वर है कह के, तो हम लोग ईश्वर नहीं कहना भी नहीं कहने के लिए भी कुछ जरूरत नहीं है, दिखाना कोई जरूरत नहीं है। तो आज मैं बात करूंगा ईश्वर नहीं कहने वाला लोग के बारे में, वो सोच के बारे में। मैं यही कह रही, ये सोच प्राचीन युग से पैदा हुआ सोच है। आधुनिक युग में पर्टिकुलरली वेस्टर्न सोसाइटी ने उसको थीराइज किया और मॉडर्न रूप में उसको मॉडर्न थीरीज में लेकर आया, सेक्युलरिज्म नाम से लेकर आया, और राजनीति और धर्म को अलग अलग रखा। वही एक डेमोक्रेटिक सिविलाइज्ड सोसाइटी बनने का आज का जो सोसाइटी हम लोग देख रहे हैं उसका रिजल्ट है। ईश्वर नहीं कहने वाला दो तरीका लोग है, एक नास्तिक लोग है, दूसरे बुद्धिस्ट लोग है। बुद्धिस्ट लोग अलग है, नास्तिक लोग अलग है, याद रखिए बात। ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धिस्ट लोग भी ईश्वर को नहीं मानते हैं, इसलिए वो भी नास्तिक समझते हैं। नो, ये मेरा डेफिनेशन आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी को कोई नहीं बताएगा। एक नया थ्योरी बता रहा है आप लोग को, एक नया थ्योरी बता रहे, नॉन बिलीवर्स मीन्स नॉन बिलीवर्स ऑफ गॉड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन बिलीवर्स ऑफ गॉड। गॉड को नहीं विश्वास करने वाले लोग में दो तरीके लोग हैं। वन इज one is atheist, the other one is Buddhist. एक नास्तिक है, एक बुद्धिस्ट है। इन लोग में डिफरेंस क्या है? दोनों ईश्वर को नहीं मानते हैं, नास्तिक भी ईश्वर को नहीं मानते हैं, बुद्धिस्ट भी ईश्वर को नहीं मानते हैं। बट नास्तिक किसी को नहीं मानते हैं, किसी का पूजा पाठ नहीं करते हैं। बट बुद्धिस्ट क्या होता है, वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, गौतम बुद्ध को पूजा पाठ करते हैं, गौतम को बुद्ध को पूजा करते हैं। तो वो ईश्वर को नहीं मानना, गौतम बुद्ध को ईश्वर जैसे मानना, वो कहेगा नहीं मैं गौतम बुद्ध को ईश्वर मान रहे, बट गौतम बुद्ध को प्रेयर भी प्रार्थना भी करते हैं। गौतम बुद्ध
मेरे लिए ये करो वो करो, प्रार्थना भी करते हैं, प्रेयर भी होता है। तो ये आपको कहीं लिखित में मिलेगा, कहीं अलिखित सांस्कृतिक परंपरा बन के रह गया। ये अभी पैदा नहीं हुआ। बुद्ध को ईश्वर ना कहते हुए बुद्ध को ईश्वर जैसे मानना, ये अभी पैदा नहीं हुआ। जब से बौद्ध धर्म पैदा हुआ तब से लेके पैदा हुआ। क्योंकि महायान बुद्धिज्म में बुद्ध को मूर्ति बना के पूजा करते हैं, बट थेरवाद बुद्धिज्म, उससे पहले जो थेरवाद बुद्धिज्म है उसमें बुद्ध का मूर्ति पूजा नहीं है, क्योंकि मूर्ति ही नहीं बनाया उस समय में। बट बुद्ध का जो सिंबल्स है, पैर है, उनका हाथ है, वो सब मानते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग देख लीजिए, बहुत ही कुछ टेम्पल्स है जो ब्राह्मण टेम्पल्स, मंदिरों में भी बुद्ध जैसे जो आपको चीज दिखते हैं, हाथ दिखते, पैर दिखते हैं। इसलिए बुद्धिस्ट लोग कहते हैं बुद्ध को ही ये लोग ने विष्णु का अवतार बना दिया, राइट। तो हमारा सब्जेक्ट वो नहीं है बुद्ध परंपरा और ब्राह्मण परंपरा के बीच में क्या है। आज का सब्जेक्ट क्या है, ईश्वर को नहीं मानना वाला जो परंपरा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये तो बुद्धिस्ट लोग का, नास्तिक लोग किसी को नहीं मानते, बुद्ध को भी नहीं मानते। ये नास्तिक लोग बुद्ध को मानना ना मानना मतलब है, बुद्ध को सब लोग मानते हैं एक ग्रेट मैन, महापुरुष नाम से, महामानव नाम से। बुद्ध को सारे लोग मानते हैं एक महामानव नाम से। नास्तिक लोग मानते हैं, बुद्धिस्ट लोग भी मानते हैं, सारी दुनिया मानते हैं। पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति को एक महामानव रूप से क्या है, थियोलॉजी दूर रखे। लोग जीसस को भी मानते महामानव, वो थियोलॉजी है, मतलब एक आध्यात्मिकता जुड़ा गया। बट बुद्ध के साथ कोई आध्यात्मिकता नहीं जुड़ा हुआ। जो किसी भी आध्यात्मिकता का ना जुड़ने वाला कोई महापुरुष है, वो महामानव है, वो तथागत बुद्ध है, पूरा दुनिया मानते हैं। बट बुद्धिस्ट लोग क्या मानते हैं, महामानव मानते हुए फिर ईश्वर जैसे उनको पूजा भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, और परंपरा भी है। जैसे अभी आपने कहा था जापानीज मंक, डॉक्टर स्मिता ने कहा था जापानीज मंक थाली, जो खाना का थाली बुद्ध का मूर्ति के सामने रखिए, और जो पंडित आके अपना खुद खाना बना के खाते हैं, तो उसी तरह ये थाईलैंड का जो भिक्खु आया खुद खाना बना के खाया, ये भी होता है। तो ये सारी वो ब्राह्मण परंपरा का जो बुद्धिज्म में, बुद्ध परंपरा में आ गया, वही चीज है। तो आखिरी बौद्ध परंपरा इंडिया से ही गया ना बाहर, थाईलैंड हो, जापान हो, कहीं भी हो, बौद्ध परंपरा इंडिया से ही गया ना। तो इसलिए वो बौद्ध परंपरा जहां गया, उन लोगों का संस्कृति के साथ साथ जो लेके गया वो भी उसके साथ जुड़ गया। तो आज हम जो ये दोनों जो घटना है, जो डॉक्टर स्मिता जो जापानीज मांग के बारे में बता रहे, जो दर्शना का जो घर में जो घटना है, थाईलैंड का मांग का होता है, हम लोग उस दृष्टि से ही में देखते हैं, क्योंकि हमको ये दोनों घटना में ब्राह्मण संस्कृत परंपरा का डाइल्यूटेड वे में हमको दिख रहा है। तो गॉड के बारे में यही कहना चाहते हैं लोग जो नहीं मानने वाला, दो तरीका लोग है। बुद्धिस्ट लोग किस तरह गॉड को ना मानते हुए बुद्ध को ही गॉड बनने का परंपरा को बताना चाहते हैं। अब सवाल उठते हैं, सर आप एक सवाल पूछ सकते हैं, सर ठीक है जो गॉड को नहीं मानते वो नास्तिक लोग है, ईश्वर को नहीं मानते वो नास्तिक लोग है, बुद्धिस्ट लोग क्यों गॉड को मान रहे हैं? मतलब सॉरी, बुद्धिस्ट लोग गॉड को ना मानते हुए बुद्ध को क्यों गॉड जैसे मानने लगने लगा? नंबर वन, एक क्वेश्चन है। उसके रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन है, सर जब से, मतलब जब ईश्वर को लोग मानने लगा, तब से लेके ईश्वर को ना भी मानने लगा, ये दोनों सोच मोरलेस एक ही साथ पैदा हुआ मनुष्य समाज में। तो अभी तक इतना सालों के बाद, इतना हजारों सालों का मानव इतिहास में, या ईश्वर गायब होना है, सारे लोग ईश्वर को नहीं मानना है, या एटलीस्ट या सारे लोग ईश्वर को मानना है। बट टकराव तो अभी भी चलते रह रहे, तब से लेके जब से ईश्वर को मानने वाला लोग पैदा हुआ, तब से ईश्वर को नहीं मानना लोग सोच भी पैदा हुआ। तो टकराव तब से लेके सालों से मानव इतिहास में चलते रह रहे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आया तो नया नया रूप से ईश्वर नहीं कहने का प्रयोग हो रहे, आर्ग्यूमेंट्स आ रहे। ईश्वर है ये कह के भी नया नया आर्ग्यूमेंट्स आ रहे।
मॉडर्न साइकोलॉजी को यूज कर रहे ईश्वर है कहने के लिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे ईश्वर नहीं कहने के लिए। तो आर्ग्यूमेंट्स तो चलते रह रहे। इसमें एक सवाल उठते हैं, वो क्या है, इतना होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा लोग ईश्वर को क्यों मान रहे? मनुष्य लोग, डॉक्टर लोग, जिसको कुछ लोग तो ईश्वर ही मान लेते हैं डॉक्टर को, कुछ लोग कहते हैं सर आप ईश्वर जैसे, गॉड जैसे ही कहते हैं, कुछ लोग सर आप गाड़ी ही कहते हैं डॉक्टर को, कहते कि नहीं है बहुत डॉक्टरों को। तो डॉक्टर लोग को पूरा अनाटमी जानते हैं, दिमाग से लेकर नीचे तक, वो मानव शरीर के अंदर घुस के देख के आया। फिर भी डॉक्टर लोग सबसे ज्यादा ईश्वर को मानने वाले लोग है ये पूरा विश्व, पूरा दुनिया में। नोबेल प्राइज लेने वाला साइंटिस्ट लोग भी नोबेल प्राइज ईश्वर को मानते हैं। आखिर आइंस्टाइन ने क्या कहा था पता है? जो साइंटिस्ट अभी भी खोज में है उसका ईश्वर का जरूरत नहीं है। जो साइंटिस्ट सब खोज लिया, सब जान गया, उनको ईश्वर की बहुत जरूरत है, कहते हैं आइंस्टाइन। वैसे मैं इस सब्जेक्ट में इतना ज्यादा प्रिपेयर करके आया नहीं है, जो जनरली मैं कह सकते हैं, इसलिए मैं ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दे पा रहे। मैं ये कहना है, अभी सवाल ये है क्यों ऐसा क्यों है, क्यों सबसे ज्यादा लोग ईश्वर को मानते हैं दुनिया में? इतना टेक्नोलॉजी आया, इतना फिलॉसफी आया। बुद्ध का फिलॉसफी कब का है? बुद्ध का पहले से चारवा का फिलॉसफी है, जो डायरेक्टली बताया जो दिखते हैं वही मानना है। फिर भी लोग क्यों, ज्यादातर लोग बदला क्यों नहीं है? और बुद्ध को मानते हुए भी ईश्वर नहीं कह के, बुद्ध को मानते हुए खुद बुद्ध को ईश्वर जैसे बना रहे, क्यों ऐसे हो रहे? ये सवाल के बारे में हम लोग सोचना है। उसका जवाब ये है, हमारा, मेरा ये देख लीजिए, मेरा फोरहेड देखो आप लोग, आप सारे लोग मेरा फोरहेड देख लीजिए। ये फोरहेड में दो ब्रेन्स होता है, इस हेड में दो ब्रेन्स होते हैं, कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन लॉजिक रीजनिंग का होता है, राइट ब्रेन इमोशन का होता है। मनुष्य का रिश्ता इमोशन से बनते है, रीजन से नहीं है। आप अपना फादर को, अपना पेरेंट्स को मान रहे, वो कोई रीजन से नहीं है, इमोशन से बनते हैं। तो मनुष्य समाज का जो मूल है वो रिश्ता है। वो रिश्ता आपको रीजन से नहीं बनते है, इमोशन से बनते हैं। जिस दिन वो इमोशन खत्म होगा या इमोशन कम हो गया तो बेटा पापा का बात नहीं सुनेगा, बेटी पापा का बात नहीं सुनेगा, बहन भाई का बात नहीं सुनेगा, भाई बहन का बात नहीं सुनेगा, एक भाई दूसरे के भाई का बात नहीं सुनेगा, दोनों लड़ेगा। ये सारे लोगों को जो बांध के रखते हैं, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य को जो बांध के रखते हैं, वो रीजन नहीं है, लेफ्ट ब्रेन नहीं है, राइट ब्रेन, इमोशन, भावना है। तो मनुष्य का पास दो ब्रेन्स है, हर मनुष्य के पास। दलितों के पास भी है, आदिवासियों के पास भी है, बुद्धिस्ट लोग के पास भी है, और नास्तिक लोग के पास भी है। सबका पास, क्योंकि सब लोग मनुष्य है, सबका पास दो ब्रेन है, एक लेफ्ट ब्रेन, एक राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन में आपका लॉजिक चलते है, रीजन चलते है, राइट ब्रेन में आपका इमोशन चलते है, बिलीफ चलते है। तो गॉड कहां है, ईश्वर कहां है, पूछने वालों को मेरा एक ही जवाब है। आप लोग हमसे पूछ, सर ईश्वर कहां है? हम जानते हैं ईश्वर कहां है, मैं बता दूं, वेयर इज अ गॉड? आई विल टेल यू वेयर इज अ गॉड। गॉड इज इन द राइट ब्रेन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। हर मनुष्य का राइट ब्रेन में गॉड है ये, हर मनुष्य का राइट ब्रेन में गॉड है ये। बिकॉज गॉड इज बिलीफ। जो राइट ब्रेन है बिलीफ कहते हैं, ये राइट ब्रेन में ही बिलीफ चलते है। आप मानते हैं मम्मी ने कहा था वो व्यक्ति आपका पापा है, आप मानते हैं। लोग कह रहे मम्मी आपका है, आप मानते हैं। ये मानने वाला चीज क्या होता है? बिलीफ। तो रिश्ता सिर्फ बिलीफ में एग्जिस्ट होता है, रीजन में नहीं है, वो बाद में आता है। ऑफ कोर्स रीजन इज देयर इन एवरी बिलीफ, हर बिलीफ में भी रीजन होता है, बट वो सेकेंडरी, उसको दूसरे नाम से कहना चाहते हो, कुछ इंटेलेक्चुअली स्कॉलरली कहना चाहते हैं। बिलीफ इज मीन्स राइट ब्रेन इज बेसिक स्ट्रक्चर, लेफ्ट ब्रेन इज सुपर स्ट्रक्चर। राइट ब्रेन इज बेसिक स्ट्रक्चर,
लेफ्ट ब्रेन इज सुपर स्ट्रक्चर। तो मनुष्य का पूरा जीवन समाज वो राइट ब्रेन में होता है। इसलिए इसलिए मनुष्य के पास दो ब्रेन होने के बावजूद रीजन और इमोशन, साइंस, कैलकुलेशंस, रीजन, लॉजिक इन द लेफ्ट ब्रेन, इमोशन, बिलीफ, ट्रस्ट, गॉड, एवरीथिंग इन द राइट ब्रेन। ये दोनों के बीच में कौन सी ब्रेन सबसे ज्यादा डोमिनेट करते पता है? राइट ब्रेन। राइट ब्रेन डोमिनेट करते हैं। आप गॉड में विश्वास करो ना करो, ईश्वर में विश्वास ना करो ना करो, किसी न किसी के ऊपर विश्वास करना है। आपका पिता के ऊपर विश्वास करते हैं, आपका माता के ऊपर विश्वास करते हैं, आपका टीचर के ऊपर विश्वास करते हैं, आपका बुजुर्गों को विश्वास करते हैं, आप खुद अपना ऊपर विश्वास करते हैं, हस्बैंड वाइफ के ऊपर विश्वास करते हैं, वाइफ हस्बैंड के ऊपर विश्वास करते हैं। पूरा मनुष्य का जो अस्तित्व है राइट ब्रेन के ऊपर होता है, उसी के साथ साथ रीजन आ जाता है। यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? इसलिए मनुष्य बेसिकली मूल रूप से वो भावनात्मक है। मैन इज बेसिकली बेसिकली प्राइमरीली व्हाट इज ही? इमोशनल, देन द लॉजिक, देन द रैशनल। मैन इज मोर ऑफ इमोशनल देन द रैशनल। हम लोग बात करते हैं रैशनलिटी को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम लोग सबके पास ले जाना है, साइंस का एजुकेशन बढ़ाना है और सभी लोग को साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाना है। अरे भाई, साइंटिस्ट लोग भी सबसे ज्यादा ईश्वर को मान रहे। हम लोग को ईश्वर नहीं, हाँ या नहीं, उससे ज्यादा धर्म को ऊपर ज्यादा जोर देना है। सारी समस्या मानव समाज के ईश्वर से नहीं आता है, समस्या धर्म से आता है। मनुष्य धर्म का बिना भी ईश्वर को मान सकते हैं, बट धर्म ईश्वर के बिना भी नहीं रह सकते। जैसे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म ईश्वर के बिना रहने का धर्म है, फिर भी गौतम बुद्ध को ईश्वर जैसे मानने लगा। क्यों? ये राइट ब्रेन की वजह से। फिर नास्तिक लोग कैसे? नास्तिक लोग जबरदस्ती लेफ्ट ब्रेन ज्यादा यूज करने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको वो उसी के ऊपर जोर देते हैं, ईश्वर नहीं कहने का चीज के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। इसको वजह से ज्यादातर वो लेफ्ट ब्रेन यूज करने के लिए कोशिश करते हैं। बट ऐसा एक स्थिति आ जाएगा, अचानक उनका अंदर में भी राइट ब्रेन ज्यादा काम करने लगेगा, क्योंकि मानव समाज में मानव का जिंदगी एक आधार पर चलते हैं, जो एक दूसरे का ऊपर भरोसा से, विश्वास से चलते हैं। इसी का कारण है नास्तिकवादी लोग कम से कम में, ईश्वर को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा है। यह मेरा एक्सप्लेनेशन है। ईश्वर को मानना नहीं मानना सबका अपना अपना इच्छा है, बट ये मेरा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आता है, व्हाई डोंट पीपल एक्सेप्ट कल्चर? डॉक्टर राकेश का सवाल है, व्हाई डोंट पीपल एक्सेप्ट कल्चर सो इजीली? संस्कृति को क्यों तुरंत नहीं मानते लोग? यही राकेश को बताना है। वो दलित संस्कृति का संदर्भ में उनका सवाल ये है, क्यों लोग संस्कृति को इतना आसान से मानते नहीं, नया संस्कृति को? संस्कृति हमेशा परंपरा से बनते हैं, बिना परंपरा संस्कृति नहीं बनते है। जब परंपरा को, वही मैं डेफिनेशन दिया मैं स्टार्टिंग में, जब परंपरा को लोग मानने लगा वही संस्कृति बन जाती है। एक परिवार मानने लगे तो वो पारिवारिक संस्कृति है, जो पारिवारिक परंपरा ही परिवार का संस्कृति बन जाती है। और समाज मानने लगे तो वो सामाजिक संस्कृति बन जाता है। और परंपरा क्या है? परंपरा एक आइडिया होता है, सामाजिक आइडिया होता है, जिसको लोग मानने लगते हैं। जब ज्यादातर लोग मानेगा वो मेजॉरिटी कल्चर बन जाएगा, कम लोग मानेगा तो वो माइनॉरिटी कल्चर बनेगा। कोई लोग मानना नहीं लगता तो वो खत्म हो जाएगा। जैसे लैंग्वेज कल्चर है, जब एक समय में बहुत ताकतवर रूप से पाली पूरा देश में था, गौतम बुद्ध पाली में ही अपना ज्ञान को लोगों के सामने लेके गया, पाली में ही उनका प्रवचन दिया, भाषण दिया, उद्बोध दिया। क्यों? क्योंकि सारे लोग पाली जानते थे। आज
कोई भी पाली भाषा में आप भाषण देना चाहते तो किसको समझ में आएगा? मतलब एक समय में पाली भाषा संस्कृति बहुत बड़ा ताकतवर है, आज नहीं है, क्योंकि लोग मानने लगा, नहीं मानने लगा, खत्म हो गया धीरे धीरे। क्यों खत्म हो गया वो उसके बारे में आज हम लोग नहीं बात कर रहे। मैं ये कहना चाहते हैं, संस्कृति एक बार पैदा होता तो पूरा का पूरा खत्म नहीं होता है, किसी न किसी रूप में जिंदा होता है, कभी ताकत रूप में होता है, कभी नहीं होता है। संस्कृत भाषा जो सिर्फ ब्राह्मण लोग ही बात करते थे, इसलिए वो धीरे धीरे खत्म हो गया। दलितों का अपना संस्कृति में हमको मानना है, उनका अपना संस्कृति थे, क्योंकि मैं मान के चलते हैं दलित इतिहास का कार होके, दलित का शब्द ही हिब्रू का है और हिब्रू भाषा में ही बहुत ही सकारात्मक इनको पहचान है। देखिए, ब्राह्मण का शब्द का सकारात्मक पहचान आपको संस्कृत भाषा में मिलते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा का बनाया लोग है और संस्कृत लिटरेचर लिखा है लोग है, वो सारे लोग कौन है? ब्राह्मण लोग है। तो ब्राह्मण अपना ब्राह्मण भाषा लिख के उसमें ब्राह्मण पहचान का वो नकारात्मक गलत, मतलब लोग शर्मिंदा होने वाला डेफिनेशन, उसका परिभाषा थोड़ी देगा, नहीं देगा ना, नहीं देगा, है नहीं क्या? कोई भी व्यक्ति अपना भाषा, एक भाषा बना रहे, उस भाषा में अपना पहचान का परिभाषा दे रहे, वो कोई नकारात्मक का, खुद शर्मिंदा होने वाला कोई अर्थ देगा क्या? नहीं देगा। इसलिए संस्कृत भाषा में ब्राह्मण का शब्द का अर्थ है बहुत ही सकारात्मक है, गर्व से कहने वाला बात है। ब्राह्मण का जो समाज का सिर उठ के कहने वाला, गर्व से जीने वाला जो परिभाषा है ब्राह्मण शब्द का, किस भाषा में? किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। सेम उसी तरह हिब्रू भाषा में दलित शब्द का बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही ताकतवर, गर्व से जीने का, सिर उठ के जीने का परिभाषा है हिब्रू भाषा में दलित शब्द का। बट दलित इतिहास का सारी कोई आधार हमको नहीं मिल पाता है, क्योंकि सदियों से इन लोगों को शिक्षा से दूर रखा गया व्यवस्था ने। जो भी कारण है वो आज हम लोग नहीं बात करेगा। मैं सिर्फ यह तर्क निकालना चाहता है, इसका मतलब है दलित लोग का हिब्रू भाषा से संबंध है। दलित लोग के हिब्रू भाषा का संबंध नहीं तो दलित शब्द का इतना अच्छा, सकारात्मक, ताकतवर परिभाषा कैसे बनेगा? तो इसलिए मैं मानते हैं दलित का यहूदी लोगों का रिलेशन है, ये दोनों एक ही इतिहास परंपरा से आए हुए लोग हैं, मैं मानते हैं। तो इसलिए मैं कहते हैं दलितों का अपना संस्कृति होगा, जो हमारा पास आज के समय में सबूत ढूंढना मुश्किल होता है, इसलिए क्योंकि दलित लोग अपना जो लिटरेचर लिखने का स्थिति में नहीं थे, क्योंकि इन लोगों को शिक्षा से पूरा का पूरा वंचित करके रखा सालों सालों से। आज शिक्षा मिला, इसलिए हम लोग खोज रहे, उस खोज में जितना भी एविडेंस मिलेगा उतना ही कलेक्ट कर पाएगा। आज के समय में जो एविडेंस मिल रहे, जैसे बाबा साहब अंबेडकर के समय में सिंधु सभ्यता बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन बारे में ज्यादा एविडेंस है ही नहीं थे, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ नहीं लिखा। जब बाबा साहब अंबेडकर सिंधु सभ्यता के बारे में इसलिए नहीं लिख पाया क्योंकि सिंधु सभ्यता के बारे में उनके समय में आम रूप से वो एविडेंस अवेलेबल नहीं है, वो चल रहे थे। बाबा साहब जानते थे सिंधु सभ्यता के बारे में खोज चल रहे, एक जगह में वो बात किया, बट उसका आधार पर वो इतिहास का नैरेटिव नहीं बना, इतिहास का कंस्ट्रक्शन नहीं बना, क्योंकि उस समय के लिए वो सिंधु सभ्यता का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एविडेंसेस बाबा साहब अम्बेडकर सामने अवेलेबल नहीं थे। आज हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को जो ऐतिहासिक जो हिस्टोरिक कंस्ट्रक्शन है वो वैदिक लिटरेचर से शुरू होता है।
बट आज के समय का जो दलित इतिहास का जो कंस्ट्रक्शन है, वैदिक युग का पहले जो इंडस वाले सिविलाइजेशन शुरू होता है, क्योंकि आज उस समय में मिल रहे। तो उसी तरह जो दलित इतिहास का जो हिब्रू लोगों का जो संबंध है, उसका एविडेंसेस अब मिल रहे हमको। मैं उसी के ऊपर जोर दे के मैं काम कर रहे, क्योंकि एक दलित होने का वजह से और इतिहासकार भी होने की वजह से मेरा प्रोफेशन इतिहास का रिसर्च करने का, इसकी वजह से हमको वो अपॉर्चुनिटी मिला। हो सकता है मैं कोई ऑफिसर बन गया तो कहीं ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, और मेरे से भी अच्छा एविडेंसेस भविष्य में कोई और भी ले आ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा साइंटिफिक एविडेंसेस अवेलेबल हो सकते हैं। तो आज मैं ये ड्रा करना चाहते हैं, ये दलित संस्कृति थे, उसका एक ही मात्र मेरे सामने एक अवेलेबिलिटी एविडेंस ये था, वो लिंग्विस्टिक एविडेंस है। जिस तरह संस्कृत में जो संस्कृत में जो ब्राह्मण का पहचान को पॉजिटिवली थे, उस तरह हिब्रू में दलित पहचान का पॉजिटिव है। और संस्कृत लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट किया ब्राह्मण ने, तो इसका अर्थ है हिब्रू भाषा का भी जो यहूद लोग ने कंस्ट्रक्ट किया, उस तरह दलित लोग भी उसका रिलेटेड होगा। तो एक ही परंपरा से दलित और यहूदी लोग पैदा होगा ये हाइपोथेसिस में कर सकते हैं, लैंग्वेज का, लिंग्विस्टिक का, ये तर्क का आधार पर, राइट। सो ये हो गया। कल्चर क्यों एक्सेप्ट नहीं होता है? तो कोई भी नया ट्रेडिशन है, उसका एक्सेप्ट करने के लिए पुराना ट्रेडिशन को हम लोग खत्म करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आदिवासी लोग है, आदिवासी लोग ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, ये हमारा भाषा है, हमारा संस्कृति है, हमारा धर्म है, हमारा ये है, वो है कहते हैं। बट इसका आदिवासियों का इसको निभा नहीं पा रहे, इसलिए क्योंकि वो आधुनिक बनते जा रहे। वो अच्छा कपड़ा पहनना है उन लोग को भी, वो लोग भी सूट गीट पहनना है, वो लोग भी इंग्लिश में बोलना है, वो लोग भी आदिवासी भी अमेरिका में जाके बहुत बड़ा बड़ा कंपनी में काम करना है। इसकी वजह से ये सारे वो लोग जो जिस जमाने में जो आइसोलेशन में जंगल में जो अपना संस्कृति बना के रखा, वो नहीं रख पाता है, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आखिरी ये कहना चाहते हैं, संस्कृति हो, भाषा हो, धर्म हो, कोई भी चीज हो, कानूनी हो, कोई भी चीज हो, मनुष्य के लिए होना है। आखिरी ईश्वर भी हो, वो मनुष्य के लिए होना है। मनुष्य ईश्वर के लिए नहीं है, ईश्वर मनुष्य के लिए। कानून मनुष्य के लिए नहीं है, मनुष्य कानून के लिए नहीं है, कानून मनुष्य के लिए। तो जब तक मनुष्य का इंटरेस्ट सर्व नहीं करेगा, कानून हो, ईश्वर हो, कल्चर हो, भाषा हो, तो वो खत्म होते जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रही, याद रखिए आप लोग। कोई भी चीज हो, मनुष्य के लिए होना है, मनुष्य का इंटरेस्ट सर्व करना है, मनुष्य का रेस्पेक्ट को, डिग्निटी को, सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना है। वो ईश्वर हो, संस्कृति हो, धर्म हो, भाषा हो, कानून हो, नहीं तो वो धीरे धीरे खत्म होते जाएगा, राइट। तो फिर आते ये कौन है, टैगलाइन के बारे में पूछा था। एक्चुअली ये टैगलाइन बिजनेसेस में होता है जनरली अट्रैक्ट करने के लिए, और टाइटल्स का सबटाइटल भी होता है। तो ये नया ट्रेंड है, अब टैगलाइन कुछ रखना चाहते हैं आप लोग, देख लीजिए। ये स्ट्रैटेजी है, मोर देन इट्स मोर ऑफ ए मॉडर्न स्ट्रैटेजी है अटेंशन इन्वाइट करने का, टैगलाइन का। बुद्धिज्म कह के नीचे कोई टैगलाइन नहीं लिखते हैं, बट लिख भी सकते हैं आज के समय का हिसाब से। बुद्धिज्म द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट, जो टैगलाइन लिख सकते हैं, बुद्धिज्म द पाथ। या actually someone called me and no, I don't know, I disappeared here. Yes. So this is what about the tagline. What kind of tagline you people think about it if you want tagline? So instantly we can't make any things like that. Next is what is Dalit culture and Dalitism. Again Dr. Kiran का इसे बहुत बड़ा सवाल है, ये दलित कल्चर दलितिज्म का क्या है। मैं 2 मिनट में इसको एक इंट्रोड्यूस कर लूंगा, किसी और दिन इसको स्पेशल लेक्चर कर सकते हैं।
दलित कल्चर में ऑलरेडी कहा था, अंबेडकर कल्चरल अंबेडकरिज्म में आप लोग कहा था अंबेडकर कैसे दिखते हैं, उनका मूर्ति को एक बार स्टैट्यू को देख लीजिए। अंबेडकर का ये इसमें कुछ नहीं होता है, तो कुछ भी ना रखना कोई मार्क फोरहेड में, दैट इज अ कल्चरल अंबेडकरिज्म। अंबेडकर और ड्रेस कल्चर है, अंबेडकर से सूट बूट सब पहनना वो कल्चरल अंबेडकरिज्म। और इंग्लिश बात करना ये कल्चरल वो ये ड्रेस अंबेडकर ड्रेस कल्चर एंड अंबेडकर लैंग्वेज कल्चर। और दलित लोग बेसिकली आई मीन मीट ईटर्स, तो मीट ईट करना मतलब ईटिंग मीट एंड वेजिटेबल्स ऑल टुगेदर। इसमें एक बात बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग बात याद रखिए, वेरी इंटरेस्टिंग, आप लोग को समझना चाहते तो नॉन वेज नाम से कोई शब्द इंग्लिश का डिक्शनरी में नहीं है, सिर्फ आपको इंडिया में ही ये प्रचलित है शब्द। कहीं भी आपको नॉन वेज नाम से ये वर्ड दिखते नहीं है, मिलेगा भी नहीं है। देयर इज नो वर्ड कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन और नॉन वेज इन इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश में आपको वेजिटेरियंस मिलेगा, नॉन वेजिटेरियन एक मिसगाइडेड वर्ड है। मिसगाइडेड मतलब लोगों को मिसगाइड करते हैं। मिसगाइड को क्या कहते हैं आप लोग? लोगों को सर भ्रमित करने वाला। भ्रमित करते हैं। कैसे कैसे बताओ, आप ही बताए। आपको इंग्लिश, आप सब लोग स्कॉलर से, पीएचडी स्कॉलर से, कुछ लोग डॉक्टर से, कुछ लोग असिस्टेंट प्रोफेसर से, आप लोग सब लोग जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं। वेजिटेरियन का मतलब क्या है? जो लोग सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं वो लोग वेजिटेरियंस है, राइट। नॉन वेजिटेरियन का अर्थ क्या है? जो लोग वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं वो नॉन वेजिटेरियंस का अर्थ यही है। नॉन वेजिटेरियन का अर्थ वो शब्द देख लिए, नॉन वेजिटेरियन अर्थ क्या है? नॉन वेजिटेरियन मतलब जो लोग वेजिटेबल्स नहीं खाते वो नॉन वेजिटेरियन। आप हमको बताइए, दुनिया में कोई भी व्यक्ति वेजिटेबल्स नहीं खाते क्या? ये है कहां है? हमको तो एक व्यक्ति दिखाइए जो नॉन वेजिटेरियन है दुनिया में, एक भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि नॉन वेजिटेरियन मतलब है जो व्यक्ति वेजिटेबल नहीं खाते वो नॉन वेजिटेरियन है। वेजिटेबल कौन कर नहीं खाते भाई? इट इज ए रियली आई मीन स्टूपिड नो वर्ड। इट्स अ स्टूपिड वर्ड, इट हैज नो रिलेवेंस। बट इंडिया में उसको सबसे ज्यादा प्रचलित करके रखा। अब किसको बारे में बता दूं? ये वेजिटेरियन लोग ही प्रचलित करके रखा। इंग्लिश आते नहीं है, पता नहीं है इन लोग का। नॉन वेजिटेरियन सच अ स्टूपिड वर्ड है, क्योंकि देयर इज नो नॉन वेजिटेरियन ऑन द अर्थ। नॉन वेजिटेरियन करते मीट खाते हैं वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है। नॉन वेजिटेरियन तो जो वेजिटेबल नहीं खाते है वो नॉन वेजिटेरियन है। अरे भैया, लोग वेजिटेबल्स भी मीट में लगा के पका के खाते हैं। You are getting my point? All of you got my point? Right? Anyhow, so Dalit culture is a complete foodarian. Complete food. Foodarian. Foodarian मतलब है food is consist of both vegetables and meat. So हम लोग complete food खाना है, आधा food क्यों खाना है? Nature has given both, see, vegetables कब पैदा हुआ? 10,000 साल 10,000 BC में पैदा हुआ। यीशुपुर 10,000 साल में पैदा हुआ, राइट। मानव इतिहास तो उससे पहले लाखों साल है। तो क्या कह रहे थे? ये वेजिटेबल्स तो पैदा हुआ 10,000 साल 10,000 BC। राइट। अब यीशु का पूर्व का 10,000, अभी का 2,500 लगा दीजिए। 12,500 साल पहले ये वेजिटेबल्स पैदा हुआ। क्या है ये? क्या सारी मतलब वो भी आज का खाने वाला वेजिटेबल्स नहीं है। वो मनुष्य ने कोशिश कर रहे वो वेजिटेबल्स को खाने के लायक बनाने का। एक वाइल्ड वेजिटेबल्स है। तो क्या है फिर मनुष्य ने? मनुष्य पैदाइश ही मीट खाने वाला है। इसके बारे में किसी और टाइम में हम पूरा लेक्चर दूंगा। सो दलित कल्चर इज दलित कल्चर इज ह्यूमन कल्चर। दलित कल्चर इज ह्यूमन कल्चर and human culture is meat eating culture. He eats vegetables as well as meat.
जो दलित संस्कृति है वो मीट और वेजिटेबल दोनों खाने वाला संस्कृति है। इसको नॉन वेजिटेरियन मत कहना, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन मतलब है जो वेजिटेबल नहीं खाते हैं। दलित लोग वेजिटेबल खाते हैं और मीट भी खाते हैं, और जो लोग वेजिटेबल मीट खाते हैं उसको कंप्लीट फूडेरियन समझ लीजिए, राइट? या नेक्स्ट, शशिकांत एक सवाल पूछना चाहते हैं, उसको 2 मिनट में आंसर दूंगा। बताइए वो सवाल क्या है शशिकांत? यस सर, एक हल्का फुल्का ही सवाल है सर। नहीं, आप बहुत स्ट्रांग सवाल ही पूछ लो, मैं जवाब हल्का फुल्का दूंगा। यस सर, सर 2016 में सर मैं एमए करने गया था बीबीए में, और जब से मैं बीबीए गया हूँ तब से मेरा एयूडीसी के साथ लिंकअप हुआ। मैंने समझा उस संगठन को, और मैंने फील किया कि इट्स ए काइंड ऑफ यूनिक ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही बेहतरीन लगा कि इट्स फैंटास्टिक। फिर शायद शिराज सर शायद जुड़े हुए हैं इस मीटिंग में, उनके जरिए मुझे पता चला कि इस इंस्टीट्यूशन को आपने इसको जन्म दिया है, इसको एयूडीसी को। और जहाँ तक सर मैं समझ पाता हूँ कि ये एक तरीके से आपका सबसे बड़ा इनोवेशन है एकेडमिक दुनिया में, और जब तक बीबीएयू रहेगा तब तक सर एयूडीएसयू रहेगा। इट्स ए काइंड ऑफ इमोर्टल। तो सर ये एयूडीएसयू बनाने का सर ये आइडिया कैसे स्पार्क हुआ होगा सर आपके माइंड में सर? इसको मैं जानना चाहता हूँ, ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है उसको भी एक एजुकेशनली एक समझने का मौका मिलेगा कि कैसे हमें सोचना चाहिए, कैसे हम गुड बीइंग कर सकते हैं, लोगों के साथ अच्छा कर सकते हैं। या सिंपल सवाल ये है, कोई स्टूडेंट संगठन नहीं थे उधर, कोई भी स्टूडेंट संगठन नहीं है, सिर्फ दलित आदिवासी का नहीं है, कोई स्टूडेंट संगठन ही नहीं है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी उस समय में। तो ये एक कारण है। बट व्हाई, आई मीन व्हाई इट इज बॉर्न इन माय माइंड ओनली, दैट्स अ क्वेश्चन ना। न्यूटन का माइंड में ही क्यों वो आया, एप्पल क्यों नीचे गिर रहे, तो उसी तरह मेरा माइंड में ही क्यों आया, इसका कारण मैं बता सकते हैं। मैं आई मीन एक्चुअली आई डोंट नो, मैं शुरुआत से लेके मतलब बचपन से लेके, आप मेरे गांव जाके भी आप इंक्वायरी कर लीजिए, मैं कोई ना कोई संगठन बनाते रहते थे। क्योंकि सर मेरा सर एक छोटा सा कहना है, क्योंकि let me complete, give me half a minute, let me complete. So मैं जेएनयू में आए थे, जेएनयू में भी हम लोग ने सोचा था कुछ लोग करके यूनाइटेड दलित स्टूडेंट फोरम बनाने के लिए। तो सो देयर आर मेनी फाउंडर्स फॉर इट। मैं ये नहीं कह रहे मैं बनाया, वो मैं नहीं बनाया, बट बहुत लोग, हम लोग, मैं भी उनमें एक था, हम सब लोग करके बैठ के सोच के एक यूनाइटेड दलित स्टूडेंट फोरम हम लोग बनाया, जो अभी भी बहुत ही सकारात्मक रूप से काम करते हैं जेएनयू में। उसके बाद हमको लगा एक स्टूडेंट पॉलिटिकल फ्रंट बनाना है, जो कम्युनिस्ट लोग का नहीं होना है। कम्युनिज्म को ज्यादातर क्या करते हैं, या कम्युनिज्म को ये सब में ज्वाइन कर लेते हैं, या जाके एनएसयू में ज्वाइन कर लेते हैं, ज्यादातर एससी एसटी स्टूडेंट्स लोग, और कुछ लोग ये भी एनएसयू में चले जाते। मैं सोचा था ठीक है, ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन तो शुरू हो गया, सामाजिक संगठन तो शुरू हो गया, यूडीएसएफ एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होने गया कि बहुजन स्टूडेंट फ्रंट शुरू किया, बीएसएफ, ये भी हमने शुरू किया जेएनयू में, बहुजन स्टूडेंट फ्रंट। हो सकता है वो उस समय में जब मैं शुरू किया, बहुजन समाज पार्टी का कोई स्टूडेंट विंग कहीं है भी नहीं है मेरा नजर में तब तक, दिल्ली में तो नहीं है, कहीं सुना नहीं, कोई यूनिवर्सिटी में, किसी यूनिवर्सिटी में है मैं सुना नहीं है। तो हमने शुरू किया बहुजन स्टूडेंट फ्रंट उस समय में। एक डॉक्टर राजकुमार भी है दयानंद कॉलेज में, वो भी हमारे साथ मेंबर था। एक नरेंद्र कुमार है, प्रोफेसर नरेंद्र कुमार जेएनयू में, वो भी मेंबर था। ये बीएसएफ में बहुजन स्टूडेंट फ्रंट, वो पिछली बार जो लक्ष्मण ने दिया लेक्चर, वो भी मेंबर था बीएसएफ में। तो वो तो कंटेस्ट भी किया इलेक्शन में बीएसएफ तरफ से। एक महेंद्र प्रताप राणा अभी प्रोफेसर है वो जेएनयू में, वेस्ट एशिया में, वो हमारा बीएसएफ तरफ से, बहुजन स्टूडेंट फ्रंट की तरफ से वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था, प्रेसिडेंट का कंटेस्ट किया ये जेएनयू में। तो उस समय में हम लोग एक पोस्ट में जीत गया, वो एक पोस्ट में जॉइंट सेक्रेटरी कुछ जीता था। तो हमने बहुत कल्चर भी, सोशल में भी, पॉलिटिकल में भी जब कोशिश किया, तो उसके बाद सीधा जब पीएचडी हो गया, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आया, देखा तो इधर तो कुछ है ही नहीं है, पहले स्टूडेंट्स आने तो इंतजार किया, 1 साल हो गया, स्टूडेंट्स आ गया। तो मैं सोचा था इधर किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होना है, एक बनाना है, कह के मोरलेस यूडीएसएफ का जैसे हमने बनाया। यूडीएसएफ है जो दलित स्टूडेंट
UDSF या UD यूनाइटेड दलित स्टूडेंट फोरम। वो यूनाइटेड दलित स्टूडेंट फोरम में जो दलित शब्द है हमने दिया, उसके ऊपर वोटिंग हुआ था यूनाइटेड दलित स्टूडेंट फोरम का, तो अलग अलग नेम रखा तो वो बन गया। वो दलित का शब्द मेरा कंट्रीब्यूशन था उस समय का, जहां तक मेरा जानकारी में मानना है। तो पार्थसारथी रॉक नाम से एक जगह था, वो शाम को 7-8 बजे समय में वो इलेक्शन हुआ था। तो उसी तरह मैं इधर भी एक अपोलिटिकल संगठन बनाना था, इसलिए अंबेडकर दलित स्टूडेंट ADUSU शुरू किया, यूनियन शुरू किया। फिर बाद में हमको लगा एक टीचर्स यूनियन भी बहुत जरूरत है, तो टीचर्स यूनियन भी, दलित टीचर्स यूनियन भी शुरू किया। इसमें बहुत SC ST को रखा, और मेन मुद्दा था वही है 50% रिजर्वेशन था, तो वो सारी मुद्दा था, यही उसका कारण। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जय भीम सर। So what, Akash, would like to close or anything else? Sir, it is already, because I am worried about this meeting gets end automatically within. So within No, your not talk- only that, people need to see this video in the YouTube, so it should not be big, very long also, right? So yeah, close it. Yes. So this is a final part. We are here. So if anyone who want to wish Dr. Or Professor, so you can only wish, don't ask any questions. So if anyone is there who joined late, so if anyone want to wish him for his birthday and on the occasion of the Dalit Cultural Day, so please go ahead. अगर किसी को करुणाकारा सर को जन्मदिन की बधाई या फिर दलित कल्चरल दिवस की बधाई देना है तो वो अभी बोलिए, सिर्फ बधाई दीजिए, सवाल पूछने की अनुमति नहीं है। Okay, thank you very much. सब hello, लोग दे sir. दिया लग रहे हैं, but no, Sir, Jai Bhim. yes, someone is there. Yeah, hello, sir, Jai Bhim. Yeah, Jai wish Bhim. you a very happy birthday. Ah, And thank yeah, you, sir, thank you, Suhas, thank you, yeah. So thank you, Suhas, thank you for Yeah. your happy greetings. Dalit Cultural Day to everyone. Yeah, Jai Bhim, sir. Yeah, Thank Jai you. Bhim, Jai Bhim, Jai Bhim, Jai Bhim. One last word I want to make. Try to appreciate the concept of ask me question. ये ask me question जो concept है उसको आप लोग appreciate कर लीजिए, क्योंकि it is very radical and revolutionary initiative, because people don't give much importance to asking the questions. So वो कल्चर, दलित कल्चरल डे में एक नया कल्चर हम लोग शुरू करना चाहते हैं, एक नया ट्रेडिशन शुरू करना चाहते हैं। वो क्या है? सवाल पूछने का, उसको जोर देने का, सवाल पूछने का भी सबसे हम लोग एम्फोसिस करना, इंपॉर्टेंस देना। सो दलित कल्चर में सवाल पूछने वाला कल्चर भी, सवाल पूछने वाला परंपरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहने के लिए आस्मिक क्वेश्चन का करके मैं एक नया ट्रेडिशन इस कल्चर में इंट्रोड्यूस किया गया। थैंक यू वेरी मच। सो आई थिंक विल टेक लीव। Okay, fine. Is it fine, Akash? So just vote of thanks. So Yeah. thank you. After having a dress culture and language culture, we also now get a new culture today on 18 June 2025 is ask me questions. So we have to ask a question. If you are Dalit and if you follow Dalit culture, so you have to ask a question. So thank you, sir. So now I ask Shashikant Bharti to give vote of thanks. थैंक यू। वास्तव में ये एक बहुत ही बेहतरीन तरह का एक इनिशिएटिव है हमारे कर्णकरा इंस्टीट्यूट ऑफ दलित नॉलेज की तरफ से कि हम सवाल पूछें, क्योंकि मोस्टली होता है क्या है कि हम सवाल पूछते नहीं हैं और डर सा लगता है कि क्या पूछेंगे और क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। जो ये धारणा है समाज में कि लोग क्या सोचेंगे, इसकी वजह से ही हमारा समाज मोस्टली पीछे की तरफ जा रहा है। और सर का हमारे बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस आइडिया को सबके सामने प्रस्तुत किया। और मैं समझता हूँ कि जैसा कि सर का भी कहना है कि ये वाकई में ये पूरे देश में पहला किस्म का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एक बर्थडे सेलिब्रेशन पे आस्क मी क्वेश्चन टाइप का सेशन रखा है। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में हमारा जो ये सिस्टम है आस्क मी क्वेश्चन ये और बेहतरी की तरफ जाएगा। और सर को एक बार पुनः जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू, जय भीम। Okay. Thank you, Thank you, Shashikant. Jai Bhim, sir. Jai Bhim. Yeah. Thank you very much. Thank you. God bless you. Take care. Thank you. Bye bye. Yeah, to all. Officially declare today's session is end. We will meet soon. Bye bye. Take care. Good night to all.